अध्याय 81 जिम जम जूपिटीवो। माल को जमा करने के बाद भाड़े के सैनिक अपने खाली समय का आनंद लेने के लिए चले गए और व्यापारी अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित करने चले गए। कई दिन और रात लगातार बिना रुके भागते रहने के बाद सभी थक गए थे। इसलिए जैसे ही उन्हें अलग किया गया वे तुरंत निकटतम सराय की ओर चले गए और सोने लगे। जो लोग घायल थे वे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एक जगह चले गए। जियान चेन ने अपने घोड़े को अस्तबल में बांध दिया और चारों ओर देखा तो उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो सामान्य कपड़े पहने हुए था। एक बार फिर से उस पर नजर डालने के बाद वह तेजी से उस व्यक्ति की ओर चला गया। उस व्यक्ति के पीछे पहुंचकर जियान चेन ने फुसफुसाते हुए कहा, मुयू, तुम्हारा युद्ध कौशल पहले से ही कई भाड़े के सैनिकों को पता है। इस अवसर का लाभ उठाओ और जल्दी से निकल जाओ, अन्यथा मुझे डर है कि वे तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। जियान चेन की बात सुनकर म्यू यून ने अपना सिर घुमाया और उस पर मुस्कुराया, चिंता मत करो। अगर वे मेरा युद्ध कौशल लेना चाहते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। जियान चेन ने म्यू यू को ध्यान से देखते हुए भौहें सिकुड़ी, अगर ऐसा है तो मैं इसके बारे में और नहीं बोलूंगा। उसने फिर से पूछने से पहले कुछ सोचा, लेकिन अब जब हम ब्लू विंड किंगडम में पहुंच चुके हैं तो मेरे लिए भाड़े के सैनिकों के समूह से अलग होने का समय आ गया है। इस सड़क से हम अब उसी रास्ते पर नहीं चलेंगे। भाई म्यू यू, कृपया अपना ख्याल रखना। उसने सम्मानपूर्वक अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। हालांकि म्यू यू और वह अभी अभी मिले थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते थे। साथ ही म्यू यू ने जियान चेन को बचाने के लिए अपने गुप्त युद्ध कौशल का खुलासा किया था, इसलिए उसके दिल में म्यू यू एक अच्छा लड़का था। हालांकि जियान चेन के लिए उसे एक अच्छा दोस्त मानने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। तुम भी अपना ख्याल रखना, म्यू यून ने जवाब में अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। क्या यहाँ मौजूद दो दोस्त पहले से ही जाने की तैयारी कर रहे हैं? हर कोई थक गया है और इसलिए हमने सभी के लिए एक शीर्ष रेटेड रेस्तरां तैयार किया है। बेहतर होगा कि पहले सभी के साथ खाना पीना आ जाए। उस समय एक गहरी आवाज बाकी दो की ओर बोली। म्यू यू और जियान चेन ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस आदमी को देखकर जियान चेन थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। एक बार फिर सम्मान में अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए उसने कहा, ये कैप्टन लैंग तियान का अभिवादन करता है। पिछले कुछ दिनों में जियान चेन 3 भाड़े के सैनिकों के समूहों से परिचित हो गया था। काले लबादे पहने हुए वह मजबूत आदमी कैप्टन लैंग तियान था, जो एक विशेषज्ञ था और महान संत मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। कैप्टन लैंग तियान को देखकर म्यू यून ने भी सम्मान में अपने हाथ जोड़े। हंसी के साथ भी यह अभी भी एक सम्मानजनक अभिवादन माना जाता था। मेरे दो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों को क्या कहूं, लेकिन जब असीम डाकुओं ने हम पर हमला किया तो हमें वाकई बहुत नुकसान हुआ। ये तुम दोनों की बदौलत ही था कि हमारी क्षति और नहीं बढ़ी। लैंग तियान ने उदारता से भरे चेहरे के साथ मुस्कुराया। इसका नाम जियान चेन है। कैप्टन लैंग तियान बहुत उदार है। बाउंडलेस बैंडिट्स के साथ घात के दौरान जिसने सबसे अधिक योगदान दिया था वह कैप्टन लैंग तियान था, जिसने कई विशेषज्ञ डाकुओं को मार गिराया था। यहाँ आपके विनम्र सेवक का नाम मू यून है। भाई जियान चेन ने जो कहा वह सही था। हम असीम डाकुओं को सफलतापूर्वक पीछे धकेलने में सफल रहे, इसका कारण कैप्टन लैंग तियान थे। अगर कैप्टन न होते तो मुझे डर है कि हम सभी की जान चली जाती। मू यून हंसा। जियान चेन और म्यू यू की बात सुनकर लैंग तियान की आंखों में शर्म की एक झलक दिखाई दी, फिर उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। मेरे दोस्त जियान चेन और म्यू यू बहुत विनम्र हैं। घात का अंतिम परिणाम जो भी रहा हो, मुझे अपने भाड़े के समूह के कप्तान के रूप में आपको धन्यवाद देना है। पिछले कुछ दिनों से हर कोई इस बात से बहुत चिंतित था कि असीम डाकू हमें पछाड़ देंगे, इसलिए हम दिन रात जितना संभव हो सके यात्रा कर रहे हैं और नींद का त्याग कर रहे हैं। हमने वास्तव में आप दोनों पर बोझ डाल दिया है। मैंने पहले से ही एक शानदार दावत तैयार की है। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम सभी खुशी से मुस्कुराते हुए एक साथ भोजन करें। उसके बाद हम सभी कुछ दिनों तक आराम कर सकते हैं और अपने घावों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से राशन खाने के बाद मैं लगभग भूल ही गया हूं कि मांस का स्वाद कैसा होता है। मैं बस एक बढ़िया भोजन खाने के लिए खुद को तैयार करने वाला था, लेकिन चूंकि कैप्टन लैंग तियान ने पहले से ही दावत की तैयारी कर रखी है, इसलिए मैं अपने खाने के पैसे बचा सकता हूं। म्यू यून ने तुरंत सहमति दे दी। जियान चेन का सामना करते हुए उसने कहा, भाई जियान चेन, अगर हम दोनों जाएं तो ये सबसे अच्छा होगा। पिछले कुछ दिनों से राशन खाने के बाद आप इससे ऊब चुके होंगे। जियान चेन ने अपना सिर धीरे से हिलाया। मैं इस व्यक्ति के प्रति लैंग तियान की दयालुता की सराहना करता हूं,
लेकिन मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। मुझे तुरंत निकलना होगा और मैं सबके साथ नहीं जा पाऊंगा। अगर मैंने कैप्टन लैंग तियान को नाराज किया है तो मैं माफी मांगता हूं। लैंग तियान को इस बात पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने जियान चेन को रुकने के लिए मनाने की कोशिश जारी नहीं रखी। अपने हाथों को एक साथ रखते हुए उसने कहा, अगर भाई जियान चेन को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं तो ये काम भाई को उसके काम से और नहीं रोक पाएगा। जियान चेन ने लैंग तियान को अलविदा कहने के बाद तुरंत उस इलाके को छोड़ दिया। अब जब वह भाड़े के सैनिकों के समूह से अलग हो चुका था तो उसके पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर वह छोड़ना चाहता था तो वह किसी को सूचित किए बिना जा सकता था। जियान चेन के चले जाने के बाद काले वस्त्र पहने लैंग तियान और कुछ अन्य भाड़े के सैनिक एक रेस्तरां के कमरे में चुपचाप कुछ चर्चा कर रहे थे। काले, तुम्हें यकीन है कि म्यू यून नाम के इस भाड़े के सैनिक के पास युद्ध कौशल है? लैंग तियान के ठीक बगल में एक सफेद लबादा पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। उसके सिर पर लंबे काले बाल थे जो उसके सिर के पीछे लटक रहे थे। उसका चेहरा कांस्य रंग का था और उस पर कई भयंकर दिखने वाले घाव थे। चूंकि उसके कुछ घावों पर अभी भी खून था, इसलिए कोई यह बता सकता था कि कौन से घाव नए थे और कौन से पुराने। हाँ, कैप्टन बाइफी यून। जब म्यू यून नामक भाड़े के सैनिक ने अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया तो आसपास के कई लोगों ने इसे देखा था, इसलिए ये जानकारी निश्चित रूप से झूठी नहीं है। कालेब ने जवाब दिया, ये सही है कैप्टन बाइफी यून, कैप्टन लैंग तियान। घात लगाकर हमला करने वाले सभी लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। म्यू यून ने जो इस्तेमाल किया वह निश्चित रूप से एक युद्ध कौशल था और यह वास्तव में एक बहुत ही उन्नत कौशल भी था। एक अन्य भाड़े के सैनिक ने कहा, मूल रूप से यह एक महत्वपूर्ण तरीका था जिसके बारे में भाड़े के सैनिकों को पहले ही रिपोर्ट कर देना चाहिए था। दुर्भाग्य से जब वे असीम डाकुओं द्वारा घात लगाए गए थे तो युद्ध कौशल उनके दिमाग में आखिरी चीज थी, क्योंकि उनका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। भले ही वे युद्ध कौशल सीख लें, अगर वे इसका आनंद लेने के लिए जीवित नहीं थे तो अंत में यह पूरी तरह से व्यर्थ होगा। इसके अलावा वर्तमान स्थिति अलग थी। चूंकि वे ब्लू विंड किंगडम में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए वे अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। अब वे म्यू यून के पास मौजूद युद्ध कौशल का उल्लेख कर सकते थे। हालांकि भाड़े के सैनिक सभी एक ही समूह में थे, लेकिन तियान युआन महाद्वीप पर जीवन बेहद क्रूर था। यहां तक कि ये भाड़े के सैनिक भी किसी ऐसी वस्तु को जबरन लेने की कोशिश करते थे जिससे उन्हें जलन होती थी, ठीक वैसे ही जैसे बाउंडलेस बैंडिट्स ने किया था। तियान युआन महाद्वीप में ऐसी परिस्थितियां हमेशा होती रहती थीं। इन दोनों भाड़े के सैनिकों की बातें सुनकर कमरे में मौजूद अन्य सभी भाड़े के सैनिकों के माथे पर बल पड़ गए। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने लैंग तियान को देखा और कहा, कैप्टन लैंग तियान, आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? लैंग तियान ने धीरे से अपना मुंह खोलने से पहले चिंतन में अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे यकीन है कि म्यू यू जानता है कि उसका युद्ध कौशल सभी भाड़े के सैनिकों तक लीक हो गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी महान संत शक्ति के साथ जब उसे पता चला कि उसका युद्ध कौशल लीक हो गया है तो वह पहले मौके पर क्यों नहीं भाग गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लगता है कि हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे? एक कदम पीछे हटते हुए, भले ही वह हम पर भरोसा करता हो, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इस बात की चिंता न हो कि हम उससे युद्ध कौशल छीनने की कोशिश कर रहे हैं? इससे उसे बहुत परेशानी होगी, संभवतः अपनी जान गंवाने तक। लैंग तियान ने विश्लेषण किया। हालांकि वह एक सीधा साधा व्यक्ति लग रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक मूर्ख व्यक्ति नहीं था। तो इसका मतलब है कि या तो म्यू यून नामक भाड़े का सिपाही कोई नासमझ बेवकूफ है, या वह किसी तरह के सहारे पर निर्भर है जो उसे इतना निडर बनाता है। सफेद लबादा पहने मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने खुद से कहा। यह जवाब सुनकर कैप्टन लैंग तियान ने पूछा, मैं पहले म्यू यून के संपर्क में था। मेरी राय में म्यू यून कोई नासमझ बेवकूफ नहीं है। वह एक अनुभवी भाड़े का सिपाही है जिसे अनुभव है। ऐसा कोई व्यक्ति इतनी घातक गलती कैसे कर सकता है? क्या किसी को पता है कि म्यू यून कहां से आया है? सफेद लबादा पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कहा। वह म्यू यून बीच रास्ते में हमारे साथ आ गया और वह हमारे जैसे ही पेशे से जुड़ा हुआ है। हालांकि मुझे सटीक विवरण नहीं पता। आखिरकार लंबी यात्रा की योजना बनाने वाले लगभग सभी अकेले भाड़े के सैनिक एक कारवां में शामिल होंगे और गारंटी देंगे कि यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। हम वास्तव में ऐसे लोगों से सवाल नहीं कर सकते, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जवाब दिया। उसने एक लंबा सियान लबादा पहना हुआ था और उसका चेहरा थोड़ा पीला था। अगर जियान चेन यहाँ होता तो वह तुरंत पहचान जाता कि यह आदमी वही था जिसने उसे गेसुन साम्राज्य में कारवां में शामिल होने के लिए सहमत किया था। कमरे में मौजूद सभी भाड़े के सैनिक चुप हो गए।
थोड़ी देर बाद भाड़े के सैनिकों में से एक ने आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और कहा, कैप्टन, हम ये कर रहे हैं या नहीं? अगर हम इस युद्ध कौशल को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो हमें काफी धन मिलेगा। भले ही हम इसका इस्तेमाल खुद न करें, हम इसे बेच सकते हैं। ये देखते हुए कि तियान युआन महाद्वीप में युद्ध कौशल कितने कीमती है, हम निश्चित रूप से इसके लिए बहुत अधिक कीमत पा सकते हैं। आखिरकार ये युद्ध कौशल काफी उच्च गुणवत्ता का है। कप्तान, हम इस लड़ाई में अपना सब कुछ क्यों नहीं लगा देते? एक अन्य भाड़े के सैनिक ने कहा, उसकी निगाह में लगातार एक उत्सुकता भरी रोशनी चमक रही थी। कैप्टन लैंग तियान ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने बगल में बैठे सफेद लबादे वाले आदमी की तरफ देखा और पूछा, कैप्टन बाई फेई युन, आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? सफेद लबादा पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति बाई फेई युन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसकी आंखों में चमक सी आ गई और ऐसा लगा जैसे वह जवाब देने में झिझक रहा हो। कुछ देर तक विचार करने के बाद कैप्टन बाई फी यू ने आखिरकार धीरे से कहा, कैप्टन लैंग तियान, मुझे यकीन है कि आपको अभी भी कुछ दिनों पहले बाउंडरलेस बैंडिट्स के विशेषज्ञों के खिलाफ हमारी लड़ाई याद होगी और कैसे अंत में एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने गुप्त रूप से हमारी सहायता की थी, है ना? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। कैप्टन बाई फी यून के शब्दों को सुनकर कुछ भाड़े के सैनिकों के हाव भाव बदल गए, जिन्हें स्थिति के बारे में पता नहीं था। वापस लौटे 5 सैनिकों के अलावा किसी और को नहीं पता था कि पहले क्या हुआ था। शुरू में इन भाड़े के सैनिकों ने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि बाउंडरलेस बैंडिट्स के विशेषज्ञों को उनके अपने कुलीन कप्तानों ने मार डाला था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियां पूरी तरह से अलग थीं। कैप्टन लैंग तियान इस बात से थोड़ा भावुक हो गए और भावनाओं से भरी आवाज में बोले, बेशक मुझे याद है। अगर उस रहस्यमय विशेषज्ञ ने अंधेरे से बाहर निकलकर हमारी मदद नहीं की होती तो मुझे डर है कि हम इस मुश्किल घड़ी से बच नहीं पाते। अध्याय 82, रेस्तरां में दुर्घटना। लैंग तियान की बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी सैनिक एक दूसरे की आंखों में देखकर अचंभित हो गए। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। लैंग तियान ने कहना जारी रखा, कैप्टन बाई फी यू, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपको संदेह है कि रहस्यमय अजनबी और म्यू यू एक साथ काम कर रहे हैं। बेई फी युन ने सिर हिलाया। अगर ये तथ्य नहीं होता कि म्यू युन ने उसी समय अपना युद्ध कौशल लीक कर दिया था जब रहस्यमय अजनबी सामने आया था, तो मैंने उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा होता। तुम्हारी बातों में तर्क है, लैंग तियान ने कहा। अगर म्यू युन वाकई रहस्यमय अजनबी के साथ काम कर रहा है तो हम निश्चित रूप से उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अन्यथा अगर हम रहस्यमय अजनबी से टकरा गए तो हम गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। वह रहस्यमय अजनबी निश्चित रूप से हमें आसानी से खत्म कर देगा, बाई फेई युन ने कहा। आदेश भेजो कि म्यू युन को छुआ न जाए और हर किसी को यह दिखावा करना चाहिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। म्यू युन को विदा करने के बाद जियान चेन ब्लैक विंड सिटी में टहलने गया। हालांकि यह कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन यह सीमावर्ती किले के करीब था। इसलिए इस कारण से शहर की चारों दिशाएं हलचल भरे व्यापारियों और यात्रियों के साथ साथ भाड़े के सैनिकों के कारवां से भरी हुई थीं। भाड़े के सैनिकों के संग से कुछ ही दूर पहुंचने के बाद जियान चेन पास के एक रेस्तरां में चला गया, क्योंकि उसे आखिरी बार मांस खाए हुए काफी समय हो गया था। वह इतने दिनों से भाग दौड़ कर रहा था कि उसे मांस का स्वाद लगभग भूल ही गया था। जी भरकर खाने पीने के बाद जियान चेन को एक वेटर उसके कमरे में ले गया। बिस्तर पर बैठे बैठे जियान चेन ने खेती करने के लिए कुछ क्लास एक मॉन्स्टर कोर निकाले। अभी जियान चेन कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और धीरे धीरे खेती करना चाहता था। वह हर एक मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल करके खेती करना चाहता था ताकि वह इतना मजबूत बन सके कि हुआयू संप्रदाय भी उससे डर जाए। फिर वह गर्व के साथ अपने परिवार के पास वापस जा सकेगा। हालांकि वह हुआयू संप्रदाय को बताए बिना चुपके से वापस जा सकता था, लेकिन जियान चेन बहुत घमंडी था, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। राक्षस के कोर के भीतर की ऊर्जा बहुत तेजी से भयावह गति से खत्म हो रही थी और उसके शरीर के हर एक छिद्र में समा रही थी। हालांकि जियान चेन केवल 1% ऊर्जा को ही अवशोषित कर सका, जबकि बाकी 99% उसके डेंटियन में समा गई। उसके डेंटियन के अंदर की 2 चमके अथाह गड्ढों की तरह थीं जो बिना किसी बदलाव के सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती थीं। जब बात उसके डेंटियन की आई तो जियान चेन ज्यादा कुछ नहीं कर सका क्योंकि यह उसके नियंत्रण में नहीं था। हालांकि उसके डेंटियन के भीतर की 2 चमके सारी ऊर्जा ले रही थीं, लेकिन जियान चेन को जो बात खुश कर रही थी वही ये थी कि उसकी अवशोषण गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। यहां तक कि उसकी साधना दर भी थोड़ी तेज थी, जिससे जियान चेन को थोड़ी राहत मिली।
अगली सुबह सूरज की किरणें जमीन पर चमक रही थी, तभी जियान चेन अपनी साधना की नींद से जागा। उसके हाथ में जो क्लास 1 मॉन्स्टर कोर था, वो पूरी तरह से ऊर्जाहीन था। वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। ये खपत दर बहुत ज्यादा है, मैंने एक ही रात में 50 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल कर लिया है। अगर मेरे पास स्पेस रिंग में अभी भी कुछ मॉन्स्टर कोर बचे हैं, तो इस दर से मैं 10 दिनों में सब खत्म कर दूंगा। जियान चेन अपने बिस्तर से उठ गया और अपने पैरों को इधर उधर हिलाने लगा। इसके बाद वह खिड़की के पास गया और मुख्य सड़क पर लोगों की लगातार चलती भीड़ को देखा। उसने खुद से कहा, साधना निश्चित रूप से रोकी नहीं जा सकती, लेकिन अगर मेरे पास कोई राक्षस कोर नहीं है और मैं केवल विश्वसार को अवशोषित करने पर निर्भर हूं, तो साधना की गति सामान्य गति का केवल 10% होगी और अवांछनीय परिणाम होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपने राक्षस कोर को फिर से भरने का कोई तरीका सोचना होगा। जियान चेन कमरे से बाहर निकला और बैठने के लिए खाली मेज ढूंढने के लिए रेस्तरां की निचली मंजिल पर चला गया। ग्राहक, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? एक सौहार्दपूर्ण वेटर ने मुस्कुराते हुए जियान चेन का स्वागत किया जैसे ही जियान चेन अपनी सीट पर बैठा। एक प्लेट स्टिर फ्राई फ्लावर टाइगर मीट, साथ ही कोई भी 2 साइड डिश। मुझे एक कटोरी सफेद चावल भी चाहिए। जियान चेन ने लापरवाही से कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। ठीक है। ग्राहक, कृपया थोड़ा इंतजार करें। बोरियत से टेबल पर बैठे जियान चेन ने लापरवाही से रेस्टोरेंट के चारों ओर देखा। यह इतना बड़ा नहीं था और ब्लैक विंड सिटी के भीतर इसे केवल मध्यम आकार का ही माना जा सकता था। हालांकि अभी नाश्ते का समय था और काफी व्यापारी और भाड़े के सैनिक खाने के लिए रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए थे। 30-40 टेबल में से अधिकांश भर चुकी थी, केवल 5 खुली रह गईं। रेस्तरां में बहुत शोर था क्योंकि कुछ सैनिक अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। ग्राहक, आपका खाना आ गया है। जियान चेन को इंतजार करने के लिए ज्यादा समय दिए बिना वेटर जल्दी से जियान चेन द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन ले आया और उन्हें सावधानी से उसकी मेज पर रख दिया। जब जियान चेन नाश्ता कर रहा था तो उसने आसपास के भाड़े के सैनिकों की बेकार की गपशप भी सुनी। हालांकि रेस्तरां में बहुत अव्यवस्था थी, लेकिन यहाँ इकट्ठा हुए सभी भाड़े के सैनिकों ने बहुत यात्रा की थी और उनकी बातों से काफी दिलचस्प और ताज़ा बातें पता चलीं। इस समय कुछ भाड़े के सैनिक रेस्तरां में घुस आए। कुल 5 आदमी थे, उनमें से 3 20-30 साल के युवा लग रहे थे, जबकि अन्य 2 40 साल के अधेड़ उम्र के आदमी लग रहे थे। उन्होंने एक जैसे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनकी छाती के सामने एक जैसे चांदी के रंग के प्रतीक थे। वे सभी एक ही भाड़े के सैनिक समूह से थे और उनके प्रतीकों को देखते हुए समूह भी कम स्तर का नहीं था। 5 लोग एक साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। वे सभी सीटों की तलाश में इधर उधर देखने लगे। हालांकि उस समय पीक आवर्स चल रहे थे और रेस्टोरेंट की सभी टेबलें पहले से ही भरी हुई थीं। कोई भी खाली जगह नहीं बची थी। ये कितना दुर्भाग्य है कि अब कोई सीट नहीं बची है। सियान रंग का लबादा पहने एक दुबला पतला कमजोर युवक कोस रहा था। एक तरफ एक युवक खड़ा था, उसकी नजर पूरे रेस्टोरेंट पर घूम रही थी। आखिरकार उसकी नजर उस टेबल पर पड़ी जिस पर जियान चेन बैठा हुआ था और वह हंसा। गैन हो, किसने कहा कि और जगह नहीं है? देखो, क्या वह खाली टेबल नहीं है? भले ही अगर हम सब एक ही टेबल पर बैठ जाएं तो थोड़ी भीड़ हो जाएगी, लेकिन यह असंभव नहीं है। जियान चेन के अलावा अभी भी काफी लोग अकेले टेबल पर बैठे थे। हालांकि लोगों का वह समूह बता सकता था कि दूसरे लोग ऐसे लोग नहीं थे जिनसे वे झगड़ा कर सकें। केवल जियान चेन ही पूरी तरह से शक्तिहीन लग रहा था। इस प्रकार युवा का ध्यान स्वाभाविक रूप से जियान चेन पर केंद्रित हो गया। सभी लोगों की निगाहें सफेद कपड़ों में सजे जियान चेन पर टिक गईं। जब उन्होंने देखा कि जियान चेन की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी, तो वे शैतानी मुस्कान बिखेरने लगे। इसके बाद 5 एक साथ अंदर चले गए। जैसे ही वह जियान चेन के सामने पहुंचा, गैन हो नामक युवक ने जियान चेन के कंधे को थपथपाया और एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाए, युवा मित्र, अब इस मेज पर हमारा कब्जा है। बेहतर होगा कि आप किसी दूसरी मेज पर चले जाएं। जियान चेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नजर 5 लोगों के हाव भाव पर पड़ी। एक बार जब उसकी आत्मा ने तय कर लिया कि 5 लोग वास्तव में इतने मजबूत नहीं थे, तो उसका दिल तुरंत शांत हो गया और उसने कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मुझे भी अभी इस टेबल की जरूरत है। जियान चेन को नतीजों का बिल्कुल भी डर नहीं था। हालांकि उनमें से 2 लोग काफी बुरे थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। आखिरकार किसी की शक्ति की ताकत सिर्फ उम्र पर निर्भर नहीं करती। कुछ लोग असाधारण प्रतिभा वाले थे और कम उम्र में ही प्रसिद्ध शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ बन गए थे।
दूसरी ओर कुछ ज्यादा औसत दर्जे के लोग अपनी पूरी जिंदगी आध्यात्मिक हथियारों को इकट्ठा करने और संत बनने की दहलीज को पार करने में असमर्थ रहे। गान हो का चेहरा उदास हो गया और उसने जियान चेन को घूरते हुए कहा, बेटे, सिर्फ इसलिए टोस्ट लेने से मना मत करो कि तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर तुम समझदार हो तो अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। टेल नोट, जब तक आपको मजबूर न किया जाए तब तक कोई काम करने में संकोच न करें। हालांकि जियान चेन की स्थिति स्वाभाविक रूप से रेस्तरां में अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, लेकिन तियान युआन महाद्वीप पर ऐसी चीजें अक्सर होती रहती थीं और यह कोई नई बात नहीं थी। इसलिए हर कोई स्थिति को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शो देख रहा हो और मदद करने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 83, रेगिस्तानी भाड़े का सैनिक समूह। गन हो की बातें सुनकर जियान चेन का मूल रूप से उदासीन चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ चेहरा बन गया। हालांकि जियान चेन इस समय कमजोर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से डर सकता था। सावधानी से अपने चॉपस्टिक नीचे रखते हुए जियान चेन के होंठ धीरे धीरे हिलते हुए बोले, अपनी अल्पसंख्या के साथ आपको मुझे इस मेज से हटाने का अधिकार नहीं है। गान हो इस जवाब पर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने ठंडे स्वर में जियान चेन पर व्यंग्य किया। उसकी आंखों में हत्या की मंशा का संकेत था। ऐसा लग रहा था कि जियान चेन को दया का मतलब नहीं पता था। जब उसे दया दी गई थी, गान हो उसे सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। गान हो के लिए जियान चेन की कमजोर शक्ल और उसकी कम उम्र उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाती थी जो विशेषज्ञ नहीं था। बच्चे, जब तुम्हें दया सौंपी जाती है तो तुम वास्तव में दया नहीं जानते, इसलिए तुम भाई गन हो से सबक क्यों नहीं सीखते? इसे याद रखना सुनिश्चित करो। उसने तुरंत अपनी हथेली को जियान चेन के चेहरे की ओर घुमाया। उसकी हथेली इतनी तेजी से चल रही थी कि इससे पहले कि वह अपनी मंजिल तक पहुंचती, एक तेज हवा जियान चेन के बालों पर चली गई। यह दर्शाता है कि गन हो के हाथ में बिल्कुल भी ताकत की कमी नहीं थी। जियान चेन की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं जब उसके दाहिने हाथ ने चॉपस्टिक पकड़ ली और गान हो की फैली हुई हथेली पर वार कर दिया। जियान चेन का दाहिना हाथ इतनी तेजी से हिल रहा था कि कोई भी उसकी हरकतों को नहीं देख सकता था। इससे पहले कि गन हो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, जियान चेन का दाहिना हाथ गन हो की हथेली को छू चुका था। सभी लोग देख सकते थे कि जियान चेन की चॉपस्टिक गन हो की हथेली में गहराई से घुस रही थी, इतनी आसानी से कि मानो वह मक्खन को काटने वाला कोई गर्म धातु का चाकू हो। आह! अपनी हथेली में होने वाले तीव्र दर्द के कारण गन हो अपने घायल हाथ को पकड़कर बुरी तरह रोने लगा। उसकी चीखें पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठीं, जिससे हर कोई उसे साफ साफ सुन सकता था। इसके तुरंत बाद रेस्तरां में अचंभे की आवाजें गूंज उठीं। जो हुआ वह उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था, जिससे हर कोई आश्चर्य से जियान चेन की ओर देखने लगा। हालांकि जो लोग थोड़े ज्यादा समझदार थे, उन्होंने देखा कि जियान चेन ने गन हो के हाथ में एक चॉपस्टिक से वार किया। उनके चेहरे भारी और सख्त हो गए। जियान चेन की ओर देखने वालों की निगाहें भी थोड़ी बदल गईं। उनमें से कई लोग गहरे सदमे में थे। किसी के हाथ में लकड़ी की पतली सी चॉपस्टिक से वार करने के लिए किसी को ऐसा करने के लिए कितना मजबूत होना चाहिए? कम से कम रेस्तरां में कोई भी ऐसा काम करने में सक्षम नहीं होगा। गन हो को चाकू मारने के तुरंत बाद जियान चेन का दाहिना पैर गन हो की छाती से टकराया। लात लगने से गन हो का कमजोर शरीर 3 मीटर पीछे की ओर उछला और फिर एक टेबल से टकराकर दयनीय हालत में जमीन पर गिर गया। उस टेबल पर बैठे भाड़े के सैनिक झटपट उस जगह से चले गए ताकि वे इस मामले में शामिल न हो जाएं। हालांकि जियान चेन बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने जो ताकत दिखाई, साथ ही जिस तरह से उसने चीजों से निपटा, उससे रेस्तरां में कई लोग डर गए। इस प्रदर्शन के बाद उस टेबल पर खाना खा रहे कुछ भाड़े के सैनिकों ने स्वाभाविक रूप से इतनी छोटी सी बात पर जियान चेन को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। गन हो की मौत देखकर गन हो के साथ आए 4 अन्य भाड़े के सैनिकों ने तुरंत अविश्वास से देखा। हालांकि बाद में उनके हाव भाव ठीक हो गए, लेकिन वे जियान चेन को ठंडी हत्यारी मंशा से भरी आंखों से देख रहे थे। ये सोचना कि तुम रेगिस्तान के भाड़े के सैनिकों से लड़ाई कर रहे हो, तुम जीने से थक चुके हो। युवकों में से एक ने गुस्से से चिल्लाया। उसके हाथ में एक विशाल तलवार दिखाई दी और उसने तुरंत जियान चेन की ओर गोली चला दी। जियान चेन ने एक छिपी हुई मुस्कान दी और फिर चुपचाप खर्राटे लिए। एक पल में लाइट विंड शब्दों के साथ उत्कीर्ण चांदी की सफेद तलवार उसके हाथों में आ गई। लाइट विंड स्वॉर्ड जियान चेन की पिछली जिंदगी की तलवार थी। एक घुमक्कड़ के रूप में अपने समय के दौरान उसकी तलवार ने एक भयानक प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी जिसे हर मार्शल कलाकार जानता था। और इस नई दुनिया में वह अभी भी एक समान लाइट विंड स्वॉर्ड का उपयोग कर रहा था। जियान चेन की अपनी तलवार के प्रति भावनाएं बहुत गहरी थीं।
जिस क्षण लाइट विंड स्वॉर्ड जियान चेन के हाथों में दिखाई दिया, वह तुरंत जियान चेन के नियंत्रण में चांदी की बिजली की एक लकीर में बदल गया और एक अकल्पनीय गति से दूसरे आदमी पर उड़ गया। इससे पहले कि युवक की तलवार जियान चेन की तलवार के आधे रास्ते तक भी पहुंच पाती, वह पहले ही राक्षस जैसी गति से युवक के गले पर वार कर चुकी थी। तलवार की नोक गले पर पतली त्वचा की सबसे बाहरी परत पर संपर्क के क्षण में रुक गई, जिससे कुछ खून धीरे धीरे उसके गले से नीचे टपकने लगा, जिसे हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था। गले में दर्द की एक झलक महसूस करते हुए युवक का चेहरा एक पल में ही मौत की तरह पीला पड़ गया, खून से लथपथ। पसीना इकट्ठा होने लगा, पलक झपकते ही उसके पूरे माथे पर छा गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को हवा में स्थिर रखने की बहुत कोशिश की। उसका शरीर एक दृढ़ मुद्रा में जकड़ा हुआ था, क्योंकि वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। युवक की शक्ल ऐसी लग रही थी मानो कोई रहस्यमय शक्ति उसे अपनी जगह पर जकड़े हुए थी। ये देखकर कि किसी को पता नहीं था कि युवक के गले में चांदी की तलवार कब आ गई थी, उनके आसपास का शोर एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने जियान चेन को अपनी हल्की पवन तलवार चलाते हुए देखा। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। तलवार युवक के गले तक कैसे पहुंची, इस बारे में रेस्तरां में मौजूद केवल 2 या 3 लोगों ने ही तलवार को हवा में उड़ते हुए देखा था। वहां मौजूद ज्यादातर लोग चांदी की चमक को देख भी नहीं पाए थे और उन्होंने केवल तलवार की नोक को युवक के गले के सामने आते देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और सभी ने अपनी सांसें रोक ली हों। थोड़ी देर बाद सभी की ठंडी सांसों की आवाजें रेस्तरां के सन्नाटे को तोड़ती हुई सुनाई देने लगीं। उस समय सभी लोग आश्चर्य के भाव से जियान चेन को देख रहे थे। जिस युवक को तलवार की नोक पर पकड़ा गया था, वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि अगर वह हिलेगा तो तलवार उसके गले में घुस जाएगी। मेरे साथी भाई, कृपया अपना हाथ रोक लें। हम रेगिस्तान के भाड़े के सैनिकों का हिस्सा हैं और यह हमारी गलती थी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथी को जाने देंगे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ संयम के साथ बात की और उसके चेहरे पर पूरी ईमानदारी दिखी। ये सुनकर जियान चेन की नजर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर गई जो बोल रहा था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई हल्की हवा वाली तलवार को नीचे किया और युवक से कहा, भागो। जियान चेन की बात सुनकर तलवार की नोक पर पकड़े गए युवक ने कुछ सेकंड के लिए उसे गुस्से से घूरा, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वह अभी अभी एक आपदा से बच निकला था, उसने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। जियान चेन के हाथों से हल्की पवन तलवार गायब हो गई, क्योंकि उसकी निगाहें उन पर ठंडी पड़ गईं। फिर उसने एक सोने का सिक्का निकाला और उसे मेज पर रख दिया। वेटर, ये खाने के लिए है, उसने रेस्तरां से बाहर निकलने से पहले स्पष्ट रूप से कहा। ऐसी घटना के बाद जियान चेन वहां और नहीं रुकना चाहता था। चूंकि वह पहले ही खा पी चुका था, इसलिए वह संतुष्ट था। इसके बाद जियान चेन द्वारा छोड़े गए युवक ने जियान चेन को जानलेवा इरादे से घूरा। अपने 3 अन्य साथियों को एक जानकार नजर से देखते हुए उन सभी ने एक साथ सिर हिलाया। इसके बाद उन चारों ने एक साथ काम किया जैसे कि उन्होंने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। उन सभी ने अपने संत हथियारों को बुलाया और तुरंत अलग अलग स्थितियों से जियान चेन पर हमला किया। एक ही समय में जियान चेन के शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर निशाना साधा। अपने पीछे हो रही गतिविधियों की आवाज सुनकर जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसकी आंखों के भीतर से एक तीव्र हत्या का इरादा रिसने लगा था। थोड़ा सा झुकते हुए उसका शरीर पहले ही 2 मीटर आगे की ओर बहुत तेज गति से चमक रहा था, ठीक उसी तरह जैसे हथियार कुछ ही पल पहले उसकी पीठ पर वार करके उसे चकमा दे रहे थे, जिससे वे बाल बाल बच गए। विशुद्ध कौशल का उपयोग करते हुए वह घेरे से भागने में सफल रहा था। उस पल जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार एक बार फिर उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई और जियान चेन तुरंत चारों लोगों का सामना करने के लिए मुड़ा। सिर्फ एक कदम से उसने अपने और 4 लोगों के बीच की दूरी को कम कर दिया। उसका दाहिना हाथ अचानक कांप उठा और उसकी हल्की हवा वाली तलवार ने पागलों की तरह तेजी से सबसे नजदीक खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर वार किया। बिजली की एक चांदी की लकीर की तरह हल्की पवन तलवार पहले से ही मध्यम आयु वर्ग के आदमी पर आ गई थी, उसके गले की ओर वार कर रही थी। अधेड़ उम्र का आदमी बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और पहले युवक से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही उसने जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार को अपनी ओर आते देखा, अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। फिर उसने अपनी तलवार वापस ले ली, जिसे उसने पहले ही गर्दन के चारों ओर सुरक्षा के लिए बाहर की ओर काट दिया था। टिंग! जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह हरकत पूरी की, लाइट विंड स्वॉर्ड की नोक ने उसकी तलवार के सपाट हिस्से को छेद दिया, जिससे धातु जैसी आवाज निकली। उसकी तलवार के सपाट हिस्से पर एक छोटा उथला निशान दिखाई दिया।
ये देखकर कि उसकी तलवार कैसे अवरुद्ध हो गई थी, जियान चेन ने उपहास किया और उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठीं। अगले ही पल लाइट विंड स्वॉर्ड के ब्लेड से एक धुंधली चमक फूट पड़ी। ये बहुत मजबूत नहीं लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में अपनी तीक्ष्णता को छिपा रहा था। हालांकि रेस्तरां में मौजूद कोई भी व्यक्ति उस छिपी हुई शक्ति को नहीं पहचान सका, और जब जियान चेन आगे बढ़ा तो उसने एक साथ अपने शरीर को हवा में घुमाया ताकि एक क्षैतिज घूर्णन रेखा बन जाए। उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड भी तेज गति से घूमने लगी, इससे पहले कि वह आगे की ओर उड़ती और तलवार क्यूई उसकी शक्ति को बढ़ाती। हिस्सस। पूरे रेस्टोरेंट में एक अप्रिय ध्वनि गूंज उठी, क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड बिजली की गति से घूमने लगी। उस हिंसक रूप से मजबूत भेदक शक्ति ने आदमी की तलवार में मक्खन में गर्म चाकू की तरह 2 अंगुल चौड़ा छेद कर दिया, जिससे तलवार में एक गहरा छेद हो गया। छेद में घुसकर और अधेड़ उम्र के आदमी की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे जियान चेन की तलवार उसके गले में गहराई से घुस गई। जियान चेन ने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी तलवार अधेड़ उम्र के व्यक्ति के गले से निकाली। बिना रुके वह बाकी तीनों की ओर बढ़ा, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, और अपनी तलवार की एक और चांदी की चमक के साथ उसने उस युवक पर वार किया जिसने पहले उस पर हमला किया था। जियान चेन की तलवार की बेहद तेज हरकतों के सामने पहला युवक इतना कमजोर था कि वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लाइट विंड स्वॉर्ड ने पहले ही उसकी गर्दन को छेद दिया था, जिससे हर जगह खून फैल गया था। इससे पहले कि कोई सांस ले पाता, जियान चेन ने पहले ही 2 लोगों को बहुत जल्दी मार डाला था। इस तरह की गति देखने वाले हर किसी के लिए बिल्कुल अकल्पनीय थी। 2 लोगों को मारने के बाद भी जियान चेन की भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बजाय उसने बचे हुए 2 लोगों को घूरा और उसकी तलवार अचानक फिर से हिल गई। लेकिन जैसे ही वह उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने वाला था, अकल्पनीय रूप से उन्हें तुरंत अपने संत हथियार याद आ गए। वे जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर झुक गए, हमारी जान बख्श दो महान तलवारबाज, हमारी जान बख्श दो, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें बख्श दो, हम फिर कभी आपके सामने अपने हथियार नहीं दिखाएंगे। अध्याय 84 वेक सिटी। बचे हुए 2 भाड़े के सैनिकों को इस तरह से काम करते देख रेस्तरां में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। कुछ ही देर बाद उनके हाव भाव बदलकर, जैसा कि अपेक्षित था, वाले रवैये में बदल गए। तियान युआन महाद्वीप में हर तरह के लोग थे। कुछ लोग अपना सिर झुकाकर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय अपनी जान गंवाना पसंद करते थे। दूसरे लोग सिर्फ अपनी जान से चिपके रहते थे और मौत से डरते थे। ये लोग अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी बेच देते थे जब उनकी जान को खतरा होता था। जियान चेन ने धीरे से अपनी तलवार नीचे कर ली। तलवार की नोक अब जमीन की ओर थी। अपनी जान की भीख मांग रहे 2 लोगों को ठंडी निगाहों से देखते हुए जियान चेन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने उन दोनों को तिरस्कार से देखा। जब बात उन लोगों की आती थी जो इस तरह मौत से डरते थे, तो वह उनसे घृणा करता था। जियान चेन को अपनी तलवार नीचे करते देख झुके हुए 2 भाड़े के सैनिकों को लगा कि वह उन्हें जाने दे रहा है, और वे राहत में मुस्कुराए। लेकिन इससे पहले कि वे बहुत देर तक खुश रह पाते, एक ही वाक्य ने उनके चेहरों की मुस्कान को फीका कर दिया। मैंने पहले ही तुम्हें जाने दिया था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुमने इसे संजोकर नहीं रखा। माफी का समय खत्म हो गया है। जियान चेन के मुंह से एक ठंडी और उदासीन आवाज आए। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसका दाहिना हाथ हरकत में आ गया, जो धुंधली छाया की तरह दिखाई दे रहा था। तुरंत ही अत्यधिक गति से आगे बढ़ते हुए लाइट विंड स्वॉर्ड एक चांदी की धार में बदल गया, जिसने 2 लोगों को छुरा मार दिया। हल्की हवा की तलवार इतनी तेजी से चली कि दोनों लोगों को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। उनकी गर्दन पर धीरे से वार करने से छोटे छोटे घाव दिखाई देने लगे और बड़ी मात्रा में खून बहने लगा, जिससे उनकी गर्दन लाल हो गई। अगर दोनों भाड़े के सैनिक प्रतिरोध करना चाहते थे जबकि जियान चेन उन्हें मारना चाहता था, तो उसे थोड़ा और प्रयास करना पड़ता, और अगर उनकी किस्मत अच्छी होती तो वे संभवतः जियान चेन से बच भी सकते थे। दुर्भाग्य से वे पहले से ही जियान चेन की ताकत से भयभीत थे, जिसका प्रदर्शन तब हुआ जब उसने बिजली की गति से उनके 2 साथियों को मार डाला। इसने भागने या प्रतिरोध करने की किसी भी धारणा को उड़ा दिया, जिससे जियान चेन के लिए उन्हें मारना आसान हो गया। दोनों को आसानी से मार डालने के बाद जियान चेन ने पीछे मुड़कर आखिरी डरे हुए भाड़े के सैनिक को देखा। एक चमकती हुई किरण की तरह लाइट विंड स्वॉर्ड ने उसकी गर्दन पर भी वार किया। डेजर्ट मर्सिनरीज के 5 सदस्यों को जियान चेन ने 1 दर्जन से अधिक बार मार डाला था, इससे पहले कि कोई सांस ले पाता। जियान चेन ने 5 मौतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसके बजाय उसने अपने स्पेस बेल्ट से कुछ सोने के सिक्के निकाले और उन्हें टेबल पर रख दिया। ये सोने के सिक्के इस जगह को साफ करने के लिए हैं।
ये कहकर जियान चेन बिना किसी जल्दबाजी के रेस्तरां से चला गया। तियान युआन महाद्वीप एक क्रूर जगह थी जहां विवाद और हत्याएं आम बात थी। इसलिए हत्या एक आम बात थी जिससे हर कोई परिचित था। भले ही रेस्तरां में हत्या हुई हो, लेकिन दूसरे ग्राहक इसकी परवाह नहीं करते। जब तक वे इसमें शामिल नहीं होते, वे इसे देखने के लिए एक अच्छा शो मानते थे, बिना उनकी भूख पर कोई असर डाले। बाकी ग्राहक जियान चेन को जाते हुए देख रहे थे और पूरा रेस्टोरेंट एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। इस समय हर कोई अपने खाने के बारे में भूल चुका था और बस जियान चेन को और फिर 5 मरे हुए भाड़े के सैनिकों को घूर रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस रेस्टोरेंट में अभी क्या हुआ था। कुछ देर के लिए रेस्तरां में अजीब सी खामोशी छा गई, फिर प्रशंसा की एक जोरदार आह सुनाई दी। कितनी तेज तलवार थी, वे उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते थे। और उसका कितना सटीक नियंत्रण था। मैंने कई सालों तक तियान युआन महाद्वीप की यात्रा की है और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। नीले रंग की पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। वह उन कुछ लोगों में से एक था जो जियान चेन की हरकतों को देख सकता था। वह आदमी काफी युवा लग रहा था, फिर भी काफी मजबूत था। उसकी हरकतें भी बहुत खतरनाक थीं और हर वार जानलेवा था। अगर वह किसी बड़े कबीले से नहीं है, तो उसके पास जरूर कोई बेहतरीन गुरु होगा जो उसका साथ दे रहा होगा। मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए यह अच्छा होगा अगर वह मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो जाए। अगर वह ऐसा करता है तो मेरे समूह की ताकत बढ़ जाएगी, एक पुरुष ने कहा। एक अन्य युवक ने उसे उत्तर देते हुए कहा, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो, वह तुमसे बहुत छोटा दिखता है, फिर भी उसमें इतनी ताकत है। ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि सरल नहीं होती। हम सिर्फ एक छोटा सा भाड़े का समूह है जिसके पास ऐसे विशेषज्ञ को आकर्षित करने का कोई मौका नहीं है। इतना ही नहीं, उसने अभी अभी रेगिस्तान के भाड़े के सैनिकों के 5 भाड़े के सैनिकों को मारा है। उनका समूह इस अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अगर हम उसे अपने समूह में सदस्य के रूप में लाने में सक्षम भी हो गए, तो ये बहुत संभव है कि हम भी बड़ी मुसीबत को आकर्षित करेंगे। आखिरकार हम अभी भी 1000 आदमियों वाले रेगिस्तान के भाड़े के सैनिकों की तुलना में एक बहुत ही छोटा और कमजोर समूह है। रेस्तरां से निकलने के बाद जियान चेन कुछ कारवां की रक्षा करने के लिए एक मिशन की तलाश में भाड़े के सैनिकों के संघ में पहुंचा। चूंकि वे सभी उन शहरों में जा रहे थे जो पास में ही थे, इसलिए जियान चेन अपने कम भाड़े के सैनिक स्तर के बावजूद इन मिशनों को पूरा कर सकता था। वेक सिटी एक तृतीय श्रेणी का शहर था, लेकिन इसकी रैंकिंग के बावजूद शहर की दीवारें प्रथम श्रेणी के बराबर थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि पास की पर्वत श्रृंखला कई शक्तिशाली जादुई जानवरों से भरी हुई थी। वे जादुई जानवर अक्सर शहर पर पूरी तरह से सामने से हमला करते थे, इसलिए जबकि वेक सिटी बहुत बड़ा नहीं था और इसे केवल तृतीय श्रेणी का ही माना जा सकता था, नागरिकों ने जादुई जानवरों से खुद को बचाने के लिए एक असाधारण रूप से मजबूत और सुरक्षित दीवार का निर्माण किया था। दोपहर में प्रचंड सूर्य की रोशनी ने एक तेज चमक छोड़नी शुरू कर दी और उस तीव्र रोशनी ने सभी को अपना सिर उठाने से रोक दिया। सड़क पर चलने वाले कई भाड़े के सैनिकों ने अपनी आंखों को सूरज की किरणों से चोटिल होने से बचाने के लिए आंखें सिकोड़नी शुरू कर दी थीं। वेक सिटी के बाहर 200 या 300 लोगों का एक कारवां समूह धीरे धीरे शहर के द्वार की ओर बढ़ रहा था। मौसम में जान भी जा सकती है, यह इतना गर्म क्यों है? लोग इस मौसम में कैसे जीवित रह सकते हैं? कारवां समूह में एक तारांकन साल का बच्चा जोर से गाली दे रहा था। उसने अपना पानी का डिब्बा पकड़ा और बेरहमी से उसे पीने लगा। प्यासे आदमी से कुछ ही दूरी पर एक साधारण वस्त्र पहने युवक सफेद घोड़े पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। वह युवक देखने में बहुत साधारण था और उसका रूप रंग भी बहुत सामान्य था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 20 साल का होगा। इस समय आसमान में चिलचिलाती धूप होने के बावजूद इस युवक ने अपने शरीर को कपड़ों में कसकर लपेटा हुआ था। कपड़ा बहुत मोटा नहीं था, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति ऐसी अवस्था में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि युवक के माथे पर पसीने की एक भी बूंद नहीं थी। कारवां में मौजूद भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों की तुलना में, जिनके धड़ या तो नंगे थे या जो बुरी तरह पसीने से तर थे, इस युवक की शक्ल साफ तौर पर अजीब थी। हालांकि भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों में से कई ने युवक की तरफ अजीब नजर से देखा था, लेकिन उन्होंने उससे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। ये युवक जियान चेन था। जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उदासीनता से अपने सामने बड़ी शहर की दीवार को देखा। पिछले 2 दिनों में सड़क पर वह कारवां का पीछा करता रहा और आखिरकार वेक सिटी पहुंच गया। जियान चेन ने विशेष रूप से वेक सिटी को चुना था क्योंकि यह उसके रहने के लिए एक अच्छी जगह थी।
उसने कुछ समय के लिए विक सिटी में रहने की योजना बनाई थी। इस तरह वह पास के जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से राक्षस कोर की मदद से अपनी ताकत को पूरी तरह से नए स्तर तक सुधारने में सक्षम होगा। अध्याय 85 जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अकेले जाना। कारवां को वेक सिटी तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के बाद जियान चेन कारवां से निकलकर सीधे भाड़े के सैनिकों के संघ की ओर चल पड़ा, ताकि पूरा किया गया काम दर्ज हो सके। इससे उसे थोड़ी प्रतिष्ठा और थोड़ी बहुत रकम मिल गई। क्योंकि वेक सिटी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बहुत करीब था, इसलिए यहां रुकने वाले भाड़े के सैनिकों की संख्या किसी भी अन्य शहर की तुलना में बहुत अधिक थी। अधिकांश भाड़े के सैनिकों की नज़र यहां की अनुकूल रहने की स्थितियों पर थी और वे लंबे समय तक यहां रहने के लिए प्रवृत्त थे। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना और पैसे के बदले में जादुई जानवरों का शिकार करना बेहद सुविधाजनक था। हालांकि जादुई जानवरों का शिकार करने का खतरा कारवां को बचाने से कहीं ज्यादा था, लेकिन यह एक बेहद फायदेमंद काम भी था। ऐसे कई लोग थे जो रोजाना जादुई जानवरों के कारण अपनी जान गंवाते थे, लेकिन चूंकि राक्षस कोर का मूल्य बहुत ज्यादा था और उनकी मांग बहुत ज्यादा थी, इसलिए कई भाड़े के सैनिक जादुई जानवरों के शिकार से मिलने वाले मुनाफे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। आखिरकार तियान युआन महाद्वीप में राक्षस कोर बहुत कीमती थे। चूंकि लगभग सभी को उनकी जरूरत थी, इसलिए उन्हें जितनी मात्रा की जरूरत थी वह काफी बड़ी थी। राक्षस कोर प्राप्त करने के बाद वे अपनी साधना दर को तेज करने के लिए सीधे उनके भीतर की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। इसके अलावा भले ही कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उनका उपयोग न करता हो, वह आसानी से कोर को काफी पैसे में बदल सकता है। भाड़े के सैनिकों के संघ में बहुत शोर था, क्योंकि अंदर बहुत से भाड़े के सैनिक थे। इतना बड़ा संघ सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था। ज्यादातर पुरुषों के धड़ नंगे थे और उनकी मजबूत बनावट उनकी नंगी मांसपेशियों से साफ देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने शरीर को ये दिखाने के लिए प्रदर्शित कर रहे थे कि वे कितने शक्तिशाली हैं। इस तरह के भीषण गर्मी और साथ ही यूनियन के अंदर खराब वेंटिलेशन सिस्टम के कारण पसीने की खट्टी गंध हवा में फैल गई और नाक पर हमला करने लगी। इस वजह से जियान चेन, जिसने इस तरह की गंध का अनुभव बहुत कम ही किया था, ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने हाथ से अपनी नाक को हल्के से दबा लिया। भाड़े के सैनिकों के संग से निकलने के बाद जियान चेन अपनी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए शहर के चारों ओर चला गया। उसने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का एक नक्शा खरीदा और फिर सीधे वेक सिटी से बाहर निकल गया। चिलचिलाती धूप में वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर अकेले आगे बढ़ा। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला वेक सिटी से केवल 30 किलोमीटर दूर थी। घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ओर भागने के बाद जियान चेन आखिरकार 2 घंटे बाद जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारे पर पहुंच गया। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारों पर जंगल का एक विस्तार था और जंगल के अंदर एक बड़ी पर्वत श्रृंखला थी। पर्वत श्रृंखला के भीतर कई जादुई जानवर थे। अंदर का वातावरण भी घिनौना था और नक्शे से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के विवरण के अनुसार जंगल के भीतर अनगिनत जहरीले वाइपर और कीड़े थे। इतना ही नहीं, हर जगह दलदल भी पाए जा सकते थे और अगर कोई व्यक्ति सावधान न रहे तो वह उसमें डूब सकता था। किसी साथी की मदद के बिना अपनी जान बचाकर भागना बेहद मुश्किल होगा। कहावतों में कहा गया है कि किस्मत और खतरा एक साथ रहते हैं। इसलिए जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में कई खतरे थे, साथ ही वहां खजाना भी था। जादुई जानवर अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके राक्षस कोर सुरक्षित रहते थे। अगर किसी की किस्मत अच्छी होती तो वे कुछ जादुई जानवरों की लाशें पा सकते थे जिनमें अभी भी उनके कोर होते और उन्हें इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन ऐसा होने की संभावना अभी भी कम थी। राक्षस कोर का उपयोग जादुई जानवरों द्वारा भी किया जा सकता था, लेकिन जादुई जानवरों की सबसे निचली श्रेणी को यह नहीं पता था कि इसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं और कैसे किया जा सकता है, और वे केवल सहज वृत्ति पर ही काम करते थे। जियान चेन अपने घोड़े पर बैठा था और उसका सिर सामने के हरे भरे जंगल की ओर था। आज से ये जंगल मेरा प्रशिक्षण स्थल होगा जहां मैं कुछ अनुभव प्राप्त करूंगा। घोड़े से उतरते हुए उसने घोड़े के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और इस बात की परवाह किए बिना कि घोड़ा, जो कई दिनों से उसके साथ था, उसे समझ पाएगा या नहीं, उसने कहा, चलो अब तुम आजाद हो, जहां जाना चाहो जाओ। इसके बाद जियान चेन मुड़ा और अंदर के जंगल की ओर चल पड़ा। किन्हीं उसके पीछे वाला घोड़ा जमीन पर जोर से ठोकर मारता हुआ जियान चेन को अलविदा कह रहा था। सड़क का एक हिस्सा तय करने के बाद जियान चेन अंततः जंगल की गहराई में प्रवेश कर गया और बिना रुके जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की ओर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। जंगल में हर जगह घास फूस थी जो एक सामान्य व्यक्ति की ऊंचाई तक पहुंच गई थी, जिससे उसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी।
इस तरह के वातावरण में अगर कोई सावधान न रहे तो वह अपना रास्ता खो सकता है। हर कुछ कदम पर जियान चेन अपने आसपास के रास्तों को देखने के लिए एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपना रास्ता न खो दे, जिससे उसे पता चल सके कि वह कहाँ है। हर बार उसे घास के पत्तों के बीच छिपा हुआ एक वाइपर मिल जाता था, लेकिन अपनी आत्मा के साथ वह इसे आसानी से पहचान लेता था और जब भी वाइपर दिखाई देते थे तो उनका ख्याल रखता था। 4 घंटे की यात्रा के बाद जियान चेन अंततः जंगल की गहराई में पहुंच गया, जहां धीरे धीरे खूंखार जानवर दिखाई देने लगे थे। उसी समय एक गहरे हरे रंग की आकृति घास के बीच से निकली और पीछे से बहुत तेजी से जियान चेन पर हमला करने का प्रयास किया। जैसे ही गहरे हरे रंग की आकृति जियान चेन के पास पहुंची, एक सफेद रोशनी चमक उठी और एक चांदी की तलवार अचानक प्रकट हुई। इसने हरे रंग की आकृति के छिपे हुए शरीर को बेजोड़ तेजी के साथ सटीक रूप से छेद दिया। तलवार के संपर्क में आते ही जियान चेन का शरीर डगमगाया और वह आधा मीटर दूर खिसक गया। जैसे ही वह दूर हटा, एक हल्की धमाका सुनाई दिया और गहरे हरे रंग की आकृति वहीं गिर गई जहां जियान चेन अभी खड़ा था। अब जाकर उसे साफ साफ पता चला कि गहरे हरे रंग की यह आकृति एक जानवर थी जो तेंदुए जैसी दिख रही थी। उसकी गर्दन पहले से ही खून से लथपथ थी जो उसके गहरे घाव से लगातार बह रहा था। जियान चेन की नजर जमीन पर पड़े तेंदुए जैसे जानवर पर पड़ी। फिर वह जंगल में आगे बढ़ता रहा। वह एक नज़र में ही बता सकता था कि जानवर सिर्फ एक सामान्य जंगली जानवर था, ये क्लास एक जादुई जानवर भी नहीं था। उसके शरीर के भीतर से कोई राक्षसी कोर नहीं था जिसे निकाला जा सके, अन्यथा वह उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाता। गर्जन, आओ। जैसे जैसे जियान चेन जंगल में आगे बढ़ता गया, जादुई जानवरों की चीखें धीरे धीरे हवा में भरने लगीं। कई तरह की चीखें थीं, कुछ अप्रिय थीं क्योंकि वे दुर्भावनापूर्ण आत्माओं की चीखें लगती थीं जिससे सुनने वाला डर जाता था। उस समय जियान चेन अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। वो पलटा और उसकी आंखों में एक गंभीर रोशनी चमक उठी जैसे ही उसने अपनी तरफ देखा। चांदी की हल्की पवन तलवार उसके हाथ में आ गई। जंगल में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था जब जियान चेन ने इतनी गंभीर अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। जियान चेन जिस स्थान की ओर देख रहा था वहां से एक हल्की शा ध्वनि निकली। कुछ ही देर बाद एक धूल भरा पीला बिच्छू धीरे धीरे जियान चेन की नजर की रेखा में दिखाई दिया। बिच्छू बहुत बड़ा था। उसका शरीर ही 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा था। उसकी पूंछ के सिरे पर एक जहरीला डंक लटका हुआ था जो कम से कम 5-6 मीटर लंबा था। उसके सिर पर जैद जैसी 2 मोती जैसी आंखें एक अजीब सी चमक के साथ झिलमिलाने लगीं। बिच्छू सीधे जियान चेन की ओर बढ़ गया। जियान चेन से 5 मीटर दूर होने के बाद ही उसने आगे बढ़ना बंद किया। उसकी चमकीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने अपनी नजर जियान चेन पर टिकाई, उसने अपने चिमटे को जियान चेन की ओर लहराया और उसके मुंह से जैद जैद की आवाज निकली। जियान चेन के हाथ में चांदी की हल्की पवन तलवार धुंधली चमक में लिपटी हुई थी। तुरंत उसने पहले हमला किया और जैसे ही उसने अपनी तलवार से बिच्छू की ओर वार किया, उसका शरीर धुंधला हो गया। यहां आने का उसका मूल उद्देश्य जादुई जानवरों को मारना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह किसी से मुठभेड़ के बाद पीछे नहीं हटेगा। बिच्छू की प्रतिक्रिया त्वरित थी। जैसे ही जियान चेन ने चलना शुरू किया, उसकी पूंछ के अंत में लगा जहरीला डंक धुंधला हो गया और तेजी से जियान चेन की ओर झपटा। डिंग! जियान चेन की हल्की पवन तलवार एक साथ बिच्छू के जहरीले हुक की ओर बढ़ी। जैसे ही दोनों ने हवा में संपर्क किया, एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी जो धातु से धातु के टकराने जैसी थी। टक्कर से एक शक्तिशाली आफ्टरशॉक उत्पन्न हुआ जिससे जियान चेन की हल्की पवन तलवार और बिच्छू का हुक दोनों पीछे की ओर मुड़ गए। अपने शरीर को हल्का सा हिलाने पर ही जियान चेन पहले ही कुछ मीटर पीछे हट चुका था। उसने बड़े बिच्छू के जहरीले डंक को चौंक कर देखा। इसकी कठोरता उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। जियान चेन ने अनुमान लगाया कि एक बेहतरीन किस्म का स्टील भी इस बिच्छू के डंक की बराबरी नहीं कर सकता। इसके अलावा इसमें जो ताकत थी वह बहुत ज्यादा थी। अभी अभी इसके साथ एक बार टकराने के बाद जियान चेन का हाथ पहले ही सुन्न होने लगा था। मेरे सामने वाला बिच्छू द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर होना चाहिए, जियान चेन ने खुद से कहा और अपनी चमकीली आंखें बिच्छू पर टिका दी। अध्याय 86 जहरीले बिच्छुओं का शिकार। हालांकि जियान चेन ने पहले भी कारगत अकादमी में कई क्लास 2 जादुई जानवरों को मारा था, लेकिन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में मौजूद जानवर पूरी तरह से अलग स्तर के थे। कारगत अकादमी में क्लास 2 जादुई जानवर इस पर्वत श्रृंखला में मौजूद क्लास 1 जादुई जानवरों के बराबर भी नहीं थे। इसके अलावा जिस जादुई जानवर से उसका सामना हुआ था, वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का मूल निवासी था।
जैसे ही जियान चेन का ध्यान भंग हुआ, जहरीले बिच्छू ने उसे आराम करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उसके 6 शक्तिशाली पैर फर्श पर दौड़ने लगे। पलक झपकते ही वह दर्जनों मीटर की दूरी तय करके जियान चेन के सामने आ गया और उसके जहरीले हरे पंजे खतरनाक तरीके से फैलकर जियान चेन के सिर की ओर बढ़ गए। पर्वत श्रृंखला में पहली बार एक स्थानीय जादुई जानवर का सामना करते हुए जियान चेन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने पिछले जीवन में कठिन तरीके से सीखा था कि लापरवाह होने से केवल आपदा ही आती है। जियान चेन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उसने अपना सिर झुकाया और एक बाल की दूरी से विशालकाय बिच्छू के पंजे को चकमा दिया। फिर उसने अपने पैरों में ताकत जुटाई और जमीन से धक्का दिया, जिससे जमीन पर एक गहरा निशान बन गया और उसका शरीर जहरीले बिच्छू के बहुत छोटे सिर की ओर आगे बढ़ा। उसके हाथ में हल्की हवा वाली तलवार एक बार फिर उस धुंधली सफेद रोशनी में लिपटी हुई थी, जब जियान चेन ने उसे सीधे बिच्छू की छोटी आंखों पर निशाना बनाया। आंखें, गला और दिल शरीर के 3 सबसे घातक और कमजोर अंग थे। ये बात जियान चेन को समझ में आ गई, लेकिन इस जहरीले बिच्छू की गर्दन को कोन के कारण आसानी से छेदा नहीं जा सकता था। गर्दन न केवल छोटी थी, बल्कि इसकी रक्षा के लिए इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए तराजू भी थे। ऐसी परिस्थिति में जब यह निर्धारित करना असंभव था कि इसकी गर्दन की रक्षा करने वाले तराजू कितने मजबूत थे, जियान चेन ने इसकी आंखों पर हमला करने का फैसला किया था। हालांकि जियान चेन को अपने सटीक और शक्तिशाली वार पर पूरा भरोसा था, लेकिन कुछ जादुई जानवरों की सुरक्षा भी उतनी ही कठिन थी। इसलिए उसे 100% यकीन नहीं था कि वह तराजू को भेद पाएगा और जानवर को गंभीर चोट पहुंचा पाएगा। जियान चेन की तलवार तेज गति से बिच्छू की ओर बढ़ी। उसकी तलवार पहले ही बिच्छू की आंख तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही तलवार क्यूई ने लाइट विंड स्वॉर्ड को बढ़ाया और बिच्छू की आंख को छेदने वाला था, उसने अचानक अपना मुंह खोला और जहर की एक तीखी हरी बूंद फूंक दी। लगभग ऐसा लगा जैसे उसे किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। वह तेजी से जियान चेन की ओर उड़ गया। उसी समय बिच्छू की आंख बंद हो गई और सिर लाइट विंड स्वॉर्ड से बचते हुए एक तरफ चला गया। लाइट विंड स्वॉर्ड की गति बेजोड़ थी और इसलिए इस महत्वपूर्ण क्षण में भी जब बिच्छू ने बचने की पूरी कोशिश की, बिच्छू तलवार से पूरी तरह बच नहीं पाया। अंत में तलवार ने बिच्छू की बाहरी पलक को चीर दिया। जब लाइट विंड स्वॉर्ड ने बिच्छू की बाहरी पलक पर वार किया और वह प्रतिरोध का सामना करते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गया। एक पल के बाद तलवार के चारों ओर तलवार क्यूई की अद्भुत मात्रा ने उसे पलक की मजबूत सुरक्षा को भेदने और बिच्छू की आंख में सफलतापूर्वक वार करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही जियान चेन का पूरा शरीर जहर के हरे कोहरे से ढक गया। हिस! जैसे ही बिच्छू को अपनी आंख में तेज दर्द महसूस हुआ, उसने एक कर्कश चीख निकाली। उसकी आंख में लगी चोट से एक गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा और उसका बड़ा मुंह खुल गया, जिसमें सुई की तरह नुकीले दांतों की कतारें दिखाई देने लगीं। उसका पूरा रूप बेहद भयानक था। जहरीली धुंध चारों ओर तैर रही थी। कोहरे में लिपटा जियान चेन बिजली की गति से भागने के लिए दयनीय स्थिति में बाहर की ओर भागा। अभी जियान चेन की शक्ल उसकी पिछली स्थिति से बिल्कुल उलट थी। उसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग के जहर की परत से ढका हुआ था। उसके मोटे कपड़े खतरनाक गति से बिखरने लगे थे और यहां तक कि उसके छोटे बाल भी हरे धागों के रूप में झड़ने लगे थे। पूरे शरीर में दर्दनाक जलन महसूस करते हुए जियान चेन का चेहरा कठोर हो गया और फिर वह गुर्राया, कितना तेज जहर है। जल्दी से जियान चेन ने पिघलते कपड़ों को पकड़ लिया और उन्हें अपने शरीर से अलग कर दिया। साथ ही अपनी त्वचा के संपर्क में आए जहर का मुकाबला करने के लिए अपनी सेंट फोर्स का इस्तेमाल किया। जियान चेन ने एक आंख वाले बिच्छू को देखा जो अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। वह अपने दिल में जानता था कि बिच्छू को मारने का यही सही समय है। उसे मारने की नीयत से वह बिच्छू की ओर दौड़ा, बिना रुके अपने स्पेस रिंग से कपड़े निकालने के लिए और बिच्छू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हुए खुद को पूरी तरह से नग्न कर लिया। जियान चेन की हरकतें फुर्तीली और फुर्तीली थीं और वह जल्दी से जहरीले बिच्छू की तरफ बढ़ गया। अपनी बाह हिलाते हुए वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा, अपने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड को इतनी तेजी से घुमाया कि वह सिर्फ चांदी की रोशनी की किरण लग रही थी। ये बिच्छू के गले की ओर बढ़ा और उसी पल ब्लेड अचानक तेज तलवार क्यूई के साथ फट गया। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहा था, लेकिन वह तलवार क्यूई एक तेज ब्लेड के समान थी। जैसे बिजली की एक चमक जिसने कुछ देर के लिए संसार को एक भव्य और शानदार प्रकाश से प्रकाशित कर दिया और कुछ ही क्षण बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। डिंग! जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार ने जहरीले बिच्छू के गले पर सटीक वार किया। जब ब्लेड बिच्छू के गले को ढांकने वाले घने तराजू के संपर्क में आया तो धातु के धातु से टकराने जैसी स्पष्ट ध्वनि निकली।
हालांकि तराजू की सुरक्षा काफी मजबूत थी, ये केवल एक पल के लिए हल्की हवा वाली तलवार का सामना करने में सक्षम थी, इससे पहले कि तलवार क्यूई से तेज ब्लेड टूट जाए और गले में गहराई से घुस जाए। हाँ, जहरीला बिच्छू एक बार फिर बुरी तरह चिल्लाया। उसकी एक आंख में एक अजीब सी चमक थी, गहरे हरे रंग की, और उसके मोटे पंजे तेजी से बाहर की ओर जियान चेन की ओर बढ़े। उसके पीछे लगा 5-6 मीटर लंबा जहरीला हुक धुंधला हो गया, क्योंकि वह जियान चेन के सिर के ऊपर से उड़कर उसके सिर के पिछले हिस्से में छेद करने की कोशिश कर रहा था। जियान चेन ने बिच्छू के गले में दबी हल्की हवा वाली तलवार को बाहर निकाला। उसके पैर जमीन से ऊपर उठे और उसका शरीर हवा में उछलकर बिच्छू की चौड़ी पीठ पर कूद गया। हिस हिस। जहरीला बिच्छू इस बात से बहुत नाराज था कि जियान चेन उसकी पीठ पर कूद पड़ा था। उसने अपने शरीर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और अपने विशाल पंजे हवा में इधर उधर हिलाते हुए अप्रिय तरीके से चीखने लगा। बिच्छू की वर्तमान स्थिति के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जियान चेन द्वारा उसके गले पर की गई चोट से उसे अधिक नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर कि बिच्छू अभी भी पहले की तरह ही खूंखार था, जियान चेन ने भौहें सिकुड़ी। वह खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका, इसकी जिंदा रहने की क्षमता वाकई बहुत बढ़िया है, ये सोचना भी मुश्किल है कि यह अभी भी मरा नहीं है। बिच्छू का शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए जियान चेन को एक बार फिर एहसास हुआ कि उसकी ताकत कितनी सीमित है। उसकी आंखों और गले के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हमला करने के अलावा उसे इस बिच्छू को नुकसान पहुंचाने का कोई और तरीका नहीं मिल सका। उस समय जियान चेन ने एक हल्की सी फटने की आवाज सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन क्षैतिज रूप से एक तरफ चला गया। जैसे ही जियान चेन ने एक और छलांग लगाई, चमकदार गहरे हरे रंग का जहरीला हुक उसके सिर के ऊपर से उड़ गया और फिर बेरहमी से बिच्छू की पीठ में घुस गया। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जब उसके बाहरी खोल का मजबूत प्लेटेड हिस्सा उसके अपने ही तीखे जहरीले हुक से छेदा गया। अपने ही तीखे जहरीले हुक के नीचे उसके खोल ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया और आसानी से छेदा जा सका। तीखा हुक बिच्छू के शरीर में गहराई तक धंस गया और घाव से गहरे हरे रंग का खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर जियान चेन के चेहरे पर स्पष्ट रूप से उदासी छा गई। हालांकि इसके तुरंत बाद वह खुद को ये सोचकर असमंजस में डाल रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जहरीला बिच्छू इतना मूर्ख होगा कि वह खुद को ही चोट पहुंचा लेगा। बिच्छू ने अपने जहरीले कांटे को खींचा, लेकिन चूंकि वह पहले से ही उसके शरीर में गहराई तक धंसा हुआ था, इसलिए उसकी हरकतों ने तुरंत ही मांस का एक टुकड़ा भी बाहर खींच लिया। बिच्छू को इतना तेज दर्द हुआ कि वह लगातार दर्द से कराहता रहा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह भयंकर दर्द कांटे को बाहर निकालने के बारे में किसी भी विचार को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। जब भी किसी मनुष्य या प्राणी को गंभीर चोट लगती है तो एक समय ऐसा आता है जब उनकी शक्ति और प्रतिक्रिया की गति सबसे खराब होती है। जियान चेन ने ये देखा और सही समय का फायदा उठाते हुए उसने बिच्छू की पीठ से छलांग लगाते हुए अपना शरीर हवा में ऊपर उठाया। उसके हाथ में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड में चांदी की रोशनी चमकी और वह बिच्छू की दूसरी आंख में घुस गई। क्योंकि बिच्छू को अपनी पीठ पर भयंकर दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया समय उसकी सामान्य प्रतिक्रिया गति की तुलना में बहुत धीमा हो गया था। इसके अलावा जियान चेन की तलवार की हर हरकत अतुलनीय रूप से तेज थी। बिच्छू की वर्तमान स्थिति में जियान चेन की बिजली की तेज तलवार से बचना या उसका सामना करना बेहद मुश्किल था। प्रकाश पवन तलवार ने बिना किसी प्रतिरोध के विषैले बिच्छू की दूसरी आंख में सटीक रूप से प्रवेश किया। जियान चेन ने प्रसन्नता व्यक्त की। उसने अपने हाथ में और अधिक ताकत लगाई, जिससे लाइट स्वॉर्ड बिच्छू की आंखों में और भी गहराई तक घुस गया। आखिरकार 4-3 मीटर लंबे ब्लेड का कम से कम आधा हिस्सा बिच्छू की आंखों में घुसाने के बाद वह आखिरकार उसके मस्तिष्क को घायल करने में सफल रहा। इस बार जहरीले बिच्छू ने अब संघर्ष नहीं किया और न ही प्रतिरोध करने के लिए कोई कदम उठाया। उसका पूरा शरीर कुछ बार कांप उठा और फिर वह जेलों की तरह जमीन पर गिर पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ उसका 1 मीटर लंबा विशालकाय शरीर जमीन पर गिर गया। जियान चेन ने धीरे से अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली। बिच्छू के चमकीले हरे रक्त और सफेद तरल पदार्थ को अपनी कीमती तलवार पर ढांकते हुए देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एक ही विचार से उसकी तलवार पर लगे हरे और सफेद तरल पदार्थ ब्लेड से फिसल गए और ये तुरंत अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई। जियान चेन की नजर जहरीले बिच्छू की लाश पर कुछ देर तक घूमती रही, फिर उसने खोपड़ी को छेदने के लिए अपनी हल्की हवा वाली तलवार उठाई। हालांकि हल्की हवा वाली तलवार सिर के बाहरी आवरण को चीरती हुई ही गुजरी थी, लेकिन फिर वह अवरुद्ध हो गई। हालांकि जहरीला बिच्छू पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके बाहरी आवरण की सुरक्षा अभी भी पहले की तरह मजबूत थी।
जियान चेन अपनी तलवार के एक झटके से उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। इस सांप की खाल वाकई बहुत मोटी है। जियान चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और आह भरते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मैं अपनी ऊर्जा बचा सकता हूँ। यहाँ जादुई जानवर बेतरतीब ढंग से आते जाते रहते हैं। अगर मैं अपनी अतिरिक्त ताकत बचा लूं, तो यह मेरे जीवन के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होगी। मैं बस इसकी आंखों से इस राक्षस कोर को निकाल लूंगा। ये कहते हुए जियान चेन ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। बहुत प्रयास के बाद वह आखिरकार बिच्छू की खोपड़ी के भीतर संग्रहित राक्षस कोर को निकालने में सफल हो गया। अध्याय 87 पर्वत श्रृंखला में जीवित रहना। अंगूठे के आकार के राक्षस कोर को देखकर जियान चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में एक क्लास 2 राक्षस कोर था। अंदर की ऊर्जा की शुद्धता को देखो। इतना ही नहीं, ये क्लास 2 राक्षस कोर उन लोगों से बहुत बेहतर है जो मुझे कारगत अकादमी में मिले थे। ये वास्तव में सच है कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवर कारगत जंगलों में रहने वाले जानवरों से अधिक शक्तिशाली हैं। राक्षस कोर इकट्ठा करने के बाद जियान चेन ने अपने शरीर को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, जो अब गहरे हरे रंग का हो गया था। हालांकि उसका शरीर बिल्कुल भी घायल नहीं था। चूंकि वह बचपन से ही एजुलेट स्वॉर्ड लॉ की विशेष तकनीकों से अपने शरीर को निखार रहा था, इसलिए उसका शरीर वास्तव में मजबूत था। इसलिए भले ही जहर के कारण उसके शरीर में कुछ दर्द हो रहा था, लेकिन यह उसकी त्वचा से आगे बढ़कर उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सका। अधिकांश नुकसान उसके आंतरिक संत बल द्वारा प्रतिकार किया जा रहा था। इसलिए जबकि उसका पूरा शरीर हरे जहर से दूषित था, उसे केवल एक ही लक्षण महसूस हुआ, वह था हल्की जलन। जियान चेन ने अपने चारों ओर देखा और ध्यान से सुना। शायद यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए मैं इसे धो नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे इसे बेरहमी से संभालना होगा। कुछ पेड़ की पत्तियां तोड़कर उसने अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से कपड़ों का एक नया सेट निकालते हुए अतिरिक्त विष को पोंछना शुरू कर दिया। हालांकि यह जगह बहुत बड़ी थी और आसपास कोई नहीं था, लेकिन जियान चेन को नग्न होकर घूमने का कोई शौक नहीं था। अपने कपड़े बदलने के बाद जियान चेन उस जगह से चला गया जहां बिच्छू का शव पड़ा था, बिना उसकी परवाह किए। हालांकि जादुई जानवरों के कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिन्हें काटा जा सकता है और ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है, लेकिन यह बिच्छू सिर्फ क्लास 2 जादुई जानवर था। अगर वह इसे बेचता तो उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि यह कोई कीमती चीज नहीं थी। साथ ही जियान चेन के पास बहुत सारे बैंगनी सिक्के थे, इसलिए आज उसे इतनी कम रकम की परवाह नहीं थी। जबकि जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में पैदा हुए और पले बड़े जानवर कारगत वन में रहने वाले जानवरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, वे कारगत वन में रहने वाले जानवरों से कहीं ज्यादा दुर्लभ थे। आखिरकार भले ही जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला तियान युआन महाद्वीप में सबसे बड़ी न हो, लेकिन यह अपने आप में अभी भी विशाल थी। पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवर सभी जगह बिखरे हुए थे, इसलिए किसी जादुई जानवर से मिलना असंभव नहीं था, बल्कि काफी दुर्लभ था। पूरे दिन जियान चेन धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला में गहराई तक चला गया। रात तक उसने केवल 2 जादुई जानवर देखे थे, पिछले वर्ग 2 के जहरीले बिच्छू को छोड़कर। ये दोनों वर्ग 1 के जादुई जानवर थे। चांद आसमान में बहुत ऊपर लटका हुआ था और अपनी चांदनी से धरती को नहला रहा था। हालांकि ये जंगल में नहीं पहुंच पाया जहां अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए अगर कोई अपने चेहरे के सामने हाथ बढ़ाता तो उसे अपनी उंगलियां भी नहीं दिखाई देती थीं। जंगल में बहुत ज्यादा पत्तियां होने के कारण कमजोर चांद की रोशनी नीचे जमीन पर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच समतल भूमि पर एक बड़ी अलाव जल उठी और उसकी नाचती लपटों से पूरी रात जगमगा उठी। जियान चेन अपने हाथ में एक छड़ी लेकर अलाव के पास घुटनों के बल बैठा था और धीरे धीरे मांस का एक टुकड़ा पका रहा था, जिसमें भाला घुसा हुआ था। धीरे धीरे मांस कार्मेलाइज होने लगा और चर्बी धीरे धीरे नीचे आग पर टपकने लगी, जिससे वह बुझने लगी। भरपेट खाने के बाद जियान चेन ने अपने स्पेस रिंग से एक अनोखी महक वाली जड़ी बूटी निकाली और उसे आसपास के वातावरण में छिड़क दिया। ये जड़ी बूटी उन कुछ चीजों में से एक थी जिसे जंगल में प्रवेश करने वाले हर भाड़े के सैनिक को तैयार करना पड़ता था। आराम करने से पहले अगर कोई इस जड़ी बूटी को अपने आसपास छिड़कता है, तो यह ज्यादातर जहरीले जीवों को उसे परेशान करने से रोक सकता है। बेशक यह दवा केवल सामान्य जानवरों के लिए ही उपयोगी थी और जादुई जानवरों पर इसका कोई असर नहीं होता था। जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने के बाद जियान चेन तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी सी चपटी शाखा पर पैर मोड़कर बैठे जियान चेन ने अपने स्पेस रिंग के भीतर से एक और हल्की मीठी महक वाली जड़ी बूटी निकाली और उसे अपने शरीर पर छिड़कना शुरू कर दिया। ये सफेद रंग की जड़ी बूटी किसी व्यक्ति की क्यूई को दबाने में बहुत कारगर थी, जिससे उसकी क्यूई बाहर नहीं निकल पाती थी, जो रात में सोते समय किसी भी तरह के जंगली जानवरों को आकर्षित कर सकती थी।
आखिरकार इस पर्वत श्रृंखला में जंगली जानवरों और जादुई जानवरों दोनों की गंध की इंद्रियां बहुत तीव्र थीं। हालांकि यह पाउडर जियान चेन की क्यूई को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये कम से कम इसे सामान्य जानवरों की इंद्रियों से छिपा सकता था। पर्वत श्रृंखला में कई जादुई जानवर और जंगली जानवर थे। जंगली जानवरों को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके शरीर में कोई राक्षसी कोर नहीं था। जंगली जानवर भी क्लास 1 जादुई जानवर जितने मजबूत नहीं थे, इंसानों के समान जिन्होंने अभी तक अपने संत हथियार प्रकट नहीं किए थे। हालांकि जंगली जानवर मजबूत नहीं थे और कोई भी व्यक्ति जो रहस्यमय जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की हिम्मत करता था, उन्हें आसानी से मार सकता था। जब खेती करने या रात में सोने की बात आती थी, तो कोई भी जंगली जानवर से परेशान नहीं होना चाहता था। इसलिए व्यावहारिक रूप से हर भारतीय का सैनिक जो पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करता था या रात भर बाहर सोता था, वह तैयार रहता था और इस प्रकार की जड़ी बूटी की अच्छी मात्रा लाता था। सुरक्षा तैयारियां पूरी होने के बाद जियान चेन ने राक्षस कोर का एक बड़ा मुट्ठी भर निकाला और उन्हें अपने दोनों हाथों में बांट लिया। जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और राक्षस कोर से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। राक्षस कोर से ऊर्जा जियान चेन की ओर बहुत ही भयानक गति से बहने लगी। उसके छिद्रों और नथुनों के माध्यम से उसके शरीर में पागलों की तरह प्रवाहित होने लगी। इस अवशोषण दर ने स्वाभाविक रूप से जियान चेन पर थोड़ा बोझ डाला, जिससे उसके छिद्रों के फैलने से हल्का दर्द महसूस हुआ। उसके पूरे शरीर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां दर्द न हो। हालांकि थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन जियान चेन, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, के लिए ये काफी नहीं था कि वह इस पर ज्यादा ध्यान दे। राक्षस कोर की ऊर्जा में एक बेरसेक तत्व था। अगर जियान चेन ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए विश्व सार का उपयोग नहीं किया होता, क्योंकि वह युवा था, जिसका अर्थ था कि उसके आंतरिक अंग और उसके मूल तत्व अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे, तो वह कोर की ऊर्जा में निहित बेरसेक तत्व से अकेले ही बुरी तरह घायल हो जाता। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि वह अपने शरीर में ऊर्जा को इतनी पागलपन से अवशोषित कर रहा था। बड़ी मात्रा में ऊर्जा के अवशोषण के बाद जियान चेन के शरीर के अंदर बरसेक तत्व जमा हो गया। जब बरसेक तत्व एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गया, तो जियान चेन के डेंटियन से एक बड़ी अवशोषण शक्ति बढ़ने लगी, जो इन तत्वों को लगातार डेंटियन की ओर खींचती रही। अंत में नीले और बैंगनी रंग की दो चमकों द्वारा अवशोषित हो गई। तियान युआन महाद्वीप पर यदि कोई अभ्यासी साधना के लिए राक्षस कोर पर निर्भर रहना चाहता है, तो उसे ऊर्जा के भीतर मौजूद बेरसेक तत्व को हटाना होगा और बची हुई शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना होगा। ऊर्जा से उस तत्व को हटाने में ही बहुत समय लगेगा, और फिर भी बेरसेक तत्व पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा और शरीर के भीतर कुछ हानिकारक प्रभाव छोड़ देगा। इसलिए जबकि ऐसे बहुत से लोग थे जो साधना के लिए राक्षस कोर का उपयोग करने पर निर्भर थे, बहुत से लोग उस रास्ते पर नहीं चलते। हर बार किसी व्यक्ति को राक्षस कोर का उपयोग बंद करने और अवशोषित ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित न होना पड़े। हालांकि जियान चेन के साथ वह बिना किसी डर के राक्षस कोर से ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत कर सकता था, जो संभवतः उसके डेंटियन के भीतर चमक के कारण था। जिस क्षण ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती, बरसेक तत्व तुरंत उनके द्वारा अवशोषित हो जाता। जियान चेन को बिना किसी डर के राक्षस कोर से ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देता है। यही कारण था कि जियान चेन को अन्य साधकों पर इतना बड़ा लाभ था। राक्षस कोर के लगातार अवशोषण के बाद जियान चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके डेंटियन में संत बल धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। हालांकि यह नंगी आंखों से धीमी लग सकती है, लेकिन जियान चेन समझ गया कि दूसरों की तुलना में यह गति वास्तव में तेज थी। इस दर से उसे महान संत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरे दिन जब सूरज की रोशनी घने पेड़ के पत्तों के बीच की छोटी छोटी दरारों से गुजरी, तो जियान चेन, जो क्रॉस लेग बैठा हुआ था और साधना कर रहा था, ने धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर वह हवा में उछला, पेड़ से नीचे कूद गया और आराम से नीचे जमीन पर उतरा। जियान चेन ने अपने शरीर को थोड़ा फैलाया। अपने भीतर के संत बल को सचेत रूप से महसूस करने के बाद वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका वर्तमान संत बल उस समय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था जब उसने पहली बार अपने संत हथियार को संघनित किया था। उसकी गणना के आधार पर उसकी वर्तमान शक्ति संभवतः पहले से ही एक मध्य संत के स्तर पर थी। हालांकि वह केवल एक मध्यम संत था, लेकिन जियान चेन को अपने संत हथियार को संघनित किए हुए और संतत्व तक पहुंचे हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ था। अगर किसी और ने सुना कि जियान चेन 1 महीने से भी कम समय में ही मध्यम संत बनने में कामयाब हो गया है, तो उन्हें यकीन करना मुश्किल होगा। अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना खाने के बाद जियान चेन एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत चुका था।
जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की तलहटी में मोटे कपड़े पहने एक युवक का सामना एक गहरे काले तेंदुए जैसे जादुई जानवर से हो रहा था जो 1 मीटर ऊंचा और 3 मीटर लंबा था। युवक के हाथ में एक लंबी पतली चांदी की तलवार थी। वह लंबा और सीधा खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि वह पहाड़ की तरह स्थिर है। उसका चेहरा मिट्टी और धूल से चमकीला हो गया था, जिससे उसके चेहरे की कोई भी विशेषता समझ पाना असंभव था। पैंथर जैसा जादुई जानवर अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ सामने बैठे युवक को घूर रहा था। वह जोर से दहाड़ने लगा और झुककर लेटने लगा। उसके पिछले पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे, किसी भी क्षण हमला करने की तैयारी में। अध्याय 88 महान संत। हो अचानक पैंथर जैसे जादुई जानवर की तेज दहाड़ सुनाई दी। यह इतनी जोर से हवा में उछला कि उसके पंजे का निशान जमीन पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका पूरा काला शरीर एक काली छाया में बदल गया जो 10 मीटर दूर युवक की ओर बढ़ रही थी। हवा में रहते हुए काले पैंथर ने अपना बड़ा जबड़ा खोलना शुरू कर दिया, जिससे उसके तीखे दांत दिखने लगे जो किसी भी व्यक्ति के दिल में खौफ पैदा कर सकते थे। युवक ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद चांदी की सफेद तलवार से हल्की सफेद चमक निकलने लगी थी। एक ही वार के साथ तलवार की नोक काले तेंदुए के खुले मुंह की ओर उड़ गई। तलवार बहुत तेजी से चल रही थी, बिल्कुल बिजली की चमक की तरह। हालांकि ब्लैक पैंथर की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, इसलिए जब तलवार उसके जबड़े तक पहुंची तो ब्लैक पैंथर ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, जिससे आने वाले हमले से बमुश्किल बचा जा सका। हालांकि तलवार अभी भी इतनी तेज चल रही थी कि उसे पूरी तरह से चकमा नहीं दिया जा सकता था, इसलिए वह उसके सिर को छू गई। इसने ब्लैक पैंथर के झबरा सिर पर एक बहुत ही ध्यान देने योग्य घाव छोड़ दिया। हालांकि ब्लैक पैंथर की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। अपनी पिछली गति को बनाए रखते हुए उसने अपने सामने खड़े युवक की ओर गोली चलाई। युवक के मुंह के कोने ऊपर की ओर झुक गए, मानो कोई उपहासपूर्ण भाव प्रकट कर रहा हो। उसकी आंखों में हत्या के इरादे की चमक थी। अपने दाहिने हाथ में तलवार उठाते हुए उसने तुरंत एक बार फिर काले तेंदुए की ओर वार किया। ये गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, लगभग अकल्पनीय सीमा पर। इस बार ब्लैक पैंथर तलवार को चकमा नहीं दे पाया और इसलिए तलवार उसके गले में घुस गई, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। पैंथर की गति के कारण उसके गले में तलवार और भी ज्यादा गहराई तक घुस गई। तलवार पैंथर के गले में पूरी तरह से घुसने के बाद ही रुकी। तलवार का दूसरा हिस्सा पहले से ही खून से लथपथ था, क्योंकि यह पैंथर की गर्दन के पिछले हिस्से में घुस गई थी। झुकी हुई तलवार से खून ब्लैक पैंथर की पीठ पर टपकने लगा। युवक ने धीरे से अपनी तलवार को काले तेंदुए से बाहर निकाला। इसके बाद तलवार पर लगा खून अजीब तरह से तलवार की नोक पर इकट्ठा होने लगा और जमीन पर टपकने लगा। पलक झपकते ही मूल रूप से खून से सनी तलवार अपनी मूल चमक वापस पा चुकी थी। तलवार की मूठ पर 2 शब्द लिखे थे, प्रकाश पवन। ये युवक जियान चेन था, जो जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के आसपास अकेले ही रोमांचकारी यात्रा कर रहा था। अनजाने में वह जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में 1 महीने तक रह चुका था। इस पूरे महीने जियान चेन पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में ही रहा, न तो अंदर और न ही बाहर। इस महीने के दौरान जियान चेन दिन के दौरान पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाकों का पता लगाता था और रात के दौरान खेती करता था। इस समय के दौरान उसने मुख्य रूप से अपनी ताकत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था, चांग्यान हवेली के विपरीत, जहां उसे अपनी खेती की गति धीमी करनी पड़ी थी ताकि उसका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट न हो। इस वजह से 1 महीने के दौरान जियान चेन की ताकत व्यावहारिक रूप से आसमान छू गई थी। वह पहले ही एक शीर्ष संत से महान संत बन चुका था। इस छोटे से महीने में जियान चेन एक प्राथमिक संत से एक महान संत बन गया। अगर यह गति जनता को पता चल जाती तो ये पूरे महाद्वीप में एक बड़ा झटका होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए प्राथमिक संत से महान संत बनने में 2 या 3 साल लगते हैं। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी लगभग 1 साल की आवश्यकता होगी, इसलिए जियान चेन की भयावह गति अनसुनी थी। किसी और को पता न हो, उसने पहले ही तियान युआन महाद्वीप के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। लेकिन यह इतिहास का एक ऐसा हिस्सा होगा जो गहराई में दफन हो जाएगा, जिसके बारे में कभी कोई नहीं सुन पाएगा। चूंकि वह महान संत स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए जियान चेन की लड़ने की शक्ति भी आसमान छू गई थी। वर्तमान में वह आसानी से क्लास 2 जादुई जानवरों का शिकार कर सकता था और उसने पहले ही क्लास 3 जादुई जानवरों पर अपनी नजरें जमा ली थीं। लाइट विंड स्वॉर्ड ने काले तेंदुए को चीर डाला, इससे पहले कि एक रक्तरंजित लेकिन सफेद राक्षस कोर बाहर निकल आता, जिसे जियान चेन ने पकड़ लिया। जियान चेन ने लापरवाही से मुट्ठी भर घास का उपयोग करके खूनी राक्षस कोर को साफ कर दिया, हालांकि उसे खुद उस पर लगे खून की मात्रा की कोई परवाह नहीं थी।
अपने हाथ में एकल कोर को देखते हुए जियान चेन मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, आज मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, मैंने पहले ही 12 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर एकत्र कर लिए हैं। कोर को पकड़ने के बाद जियान चेन ने काले पैंथर की लाश पर कोई ध्यान नहीं दिया और क्षेत्र छोड़ दिया। जियान चेन ने सावधानी से पर्वत श्रृंखला के अंदर ट्रैकिंग की। वह अब एक महान संत था, इसलिए ये कहा जा सकता था कि वह पहले से बहुत अधिक शक्तिशाली था। हालांकि वह जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में था, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि हालांकि उसकी स्थिति वर्तमान में पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में थी, फिर भी वह पर्वत श्रृंखला के गहरे हिस्सों से आने वाले कुछ अधिक शक्तिशाली जादुई जानवरों का सामना करने में सक्षम होगा, जिन्हें जियान चेन वर्तमान में संभाल नहीं पाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि वर्तमान जियान चेन बहुत सतर्क था। लगातार चारों ओर ध्यान से देखते हुए उसे बहुत सावधान रहना पड़ता था, खासकर छिपे हुए दलदलों के साथ, क्योंकि उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। दूर से समतल भूमि और दलदल में वास्तव में अंतर नहीं किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही कोई दलदल पर चलता वो उसमें समा जाता और दूसरे व्यक्ति की मदद के बिना बच नहीं पाता। ठीक इसी समय जियान चेन के कान फड़कने लगे। वह बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाने लगा, पानी, मैं पानी की आवाज सुन सकता हूं। यहाँ चारों ओर पानी है। जियान चेन तुरंत बड़ी तेजी से पानी की दिशा में आगे बढ़ा। कुछ ही देर बाद जियान चेन कुछ ऊंची ऊंची झाड़ियों से गुजरते हुए आखिरकार एक छोटी सी धारा तक पहुंच गया। ये नाला सिर्फ 3 मीटर चौड़ा था और ज्यादा गहरा भी नहीं था। फिर भी पानी इतना साफ था कि नदी के तल पर मौजूद पत्थर साफ देखे जा सकते थे। इस नदी को देखकर जियान चेन खुशी से मुस्कुराया। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद यह पहली बार था जब उसे पानी का स्रोत मिला था, और यहाँ बिताए गए इतने समय के बाद उसके स्पेस बेल्ट में जो साफ पानी था वह लगभग खत्म हो चुका था। अगर उसे जल्दी ही पानी का स्रोत नहीं मिला होता तो उसने जंगल छोड़ने पर विचार किया था। जगह के चारों ओर देखते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया कि यह सुरक्षित है, फिर अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से कुछ कैंटीन निकाले और घुटनों के बल बैठकर उनमें पानी भर लिया। जब कुछ और कैंटीनें भर गईं, तो जियान चेन ने अपने कपड़े उतार दिए और शरीर पर जमा पसीना धोने के लिए नदी में कूद गया। जियान चेन के नहाने के कुछ सेकंड बाद ही उसके चेहरे पर अचानक से एक शांत भाव से युद्ध के लिए तैयार भाव आ गया। पानी से हवा में उछलते हुए उसने अपने दाहिने हाथ में अपनी हल्की पवन तलवार को मूर्त रूप दिया और उससे नीचे की ओर वार किया। अध्याय 89, चांदी धारी सुनहरा सांप। जैसे ही जियान चेन ने अपनी हल्की पवन तलवार से नीचे की ओर वार किया, एक सुनहरी बेल जैसी चीज पानी से बाहर निकली और जियान चेन पर हमला कर दिया। जब जियान चेन की तलवार और सुनहरी बेल जैसी चीज आपस में टकराई तो जियान चेन की नीचे की ओर की गति रुक गई। जब वह हवा में लटका हुआ था तो उसका पूरा शरीर छुरा घोंपने की मुद्रा में था। उसकी तलवार की नोक ने सुनहरी बेल जैसी चीज के सिर को सटीक तरीके से छेद दिया। यह दृश्य 2 सांसों तक चलता रहा। अचानक नदी के बगल के जंगल से ऊंची घास से एक और सुनहरी बेल अचानक फूट पड़ी और जियान चेन की ओर उड़ी। अचानक हुए हमले से जियान चेन का चेहरा नहीं बदला। अपनी बांह को मजबूत करते हुए उसने अपने नीचे मौजूद सुनहरी बेल जैसी चीज की शक्ति उधार लेने की तैयारी की ताकि वह गति प्राप्त कर सके। उसने अपने हमलावर को लात मारी और हवा में घूम गया और नदी के किनारे मजबूती से नीचे उतरा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह तुरंत भागकर अपने कपड़ों की तरफ भागा और उन्हें पहन लिया। अपने कपड़े पहनने के बाद जियान चेन ने सुनहरी बेल जैसी चीज को देखने के लिए ऊपर देखा, लेकिन पाया कि यह एक सुनहरा सांप था। इसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का था, लेकिन इसके सिर के ऊपर से इसकी पूंछ तक कुछ चांदी की धारियां थीं। ये लंबाई में भी लंबा था, सिर्फ खुला हुआ हिस्सा ही लगभग 6 मीटर लंबा था। जिस क्षण जियान चेन ने इसके शरीर पर चांदी की धारियां देखीं, वह दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, क्योंकि उसका चेहरा अचानक नाटकीय रूप से बदल गया। वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाया, चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में जियान चेन ने अकादमी की लाइब्रेरी की किताबों से पहले पढ़ा था। यह एक दुर्लभ जादुई जानवर था जिसे सांपों का सम्राट माना जाता था। पूरे तियान युआन महाद्वीप में हजारों जादुई जानवरों को देखते हुए सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की आबादी का आकार मुश्किल से 3 अंकों तक पहुंच पाया। चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप अपनी दुर्लभता के कारण कीमती नहीं था, बल्कि अपने शरीर के कारण। चाहे वह मांस के लिए हो या खून के लिए, वह बहुत कीमती था। उसके शरीर में मौजूद जहर खास तौर पर कीमती था। ये तियान युआन महाद्वीप में मिलने वाले सामानों में से एक था, जहां कोई बाजार नहीं था, भले ही लोग इसके लिए ऊंची कीमतें देते हों।
ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर इस अत्यधिक विषैले जहर को विशेष रूप से परिष्कृत किया जाता तो ये पीक हेवन सेंट मास्टर को भी मार सकता था। इसके अलावा इस जहर को शुद्ध करना असंभव था। जब तक किसी के पास सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का खून न हो तब तक कोई अन्य तरीका नहीं था, यहाँ तक कि एक रेडियंट सेंट मास्टर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि लाइट सेंट फोर्स में रहस्यमय उपचार प्रभाव थे और यह कई जहरों को डिटॉक्सिफाई कर सकता था, लेकिन ये सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के पास मौजूद अद्वितीय और अत्यधिक विषैले जहर को नहीं हटा सकता था, साथ ही कई अन्य विशेष प्रकार के जहर को भी नहीं हटा सकता था। ज्यादा से ज्यादा एक रेडियंट सेंट मास्टर केवल अस्थायी रूप से जहर को दबाने में सक्षम होगा, हालांकि इसे पूरी तरह से शुद्ध करना असंभव था। इसके अलावा सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक किसी भी अन्य सांप की तुलना में अलग था। यह न केवल लंबा था बल्कि अपेक्षाकृत पतला भी था। ये कहा जा सकता है कि कुछ सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक जो क्लास 5 मैजिकल बीस्ट रैंक तक पहुंच गए थे, वे 100 मीटर तक लंबे हो सकते थे, लेकिन उनकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर भी नहीं होगी। वर्ग 6 रजतधारी स्वर्ण सांप अपने शरीर के आकार को नियंत्रित करने में सक्षम था तथा अपने शरीर को 1 या 2 मीटर तक छोटा भी कर सकता था। न केवल कक्षा 6 के सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक बहुत शक्तिशाली थे, बल्कि अफवाहों के अनुसार वे हवा में उड़ सकते थे और जमीन में बिल बना सकते थे। इसका जहर बेजोड़ था और यहाँ तक कि एक स्वर्ग संत मास्टर भी इसके द्वारा संक्रमित होने के परिणामों से डरता था। प्राचीन अभिलेखों में 100 साल पहले पवित्र साम्राज्य में एक वर्ग 6 रजतधारीदार स्वर्ण सांप ने 10 लाख लोगों की आबादी वाले एक राजा शहर को बर्बाद कर दिया था, जितना समय मोमबत्ती की बत्ती को जलने में लगता था। हर एक व्यक्ति शक्तिशाली विष से मारा गया, यहाँ तक कि सड़ी हुई लाशें भी। शहर में जो कुछ बचा था वह था ताज़ा खून की बदबू जो हवा में लगातार फैलती रहती थी। इस भयावह घटना के बाद पवित्र साम्राज्य ने 10 से ज्यादा स्वर्ग संत गुरुओं को सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को मारने के लिए भेजा, लेकिन आधे दिन से पहले ही 7 स्वर्ग संत गुरुओं की जहर से मौत हो गई और बाकी बचे कुछ को गंभीर चोटें आई या उन्हें बहुत ज्यादा जहर दिया गया। हालांकि कुछ ही समय बाद जहर दिए गए कुछ विशेषज्ञ भी मर गए। इस घटना ने पवित्र साम्राज्य के हर एक संत शासक को चौंका दिया था। अंत में एक संत शासक ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, जिसमें जानवर को मारने के बजाय उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन अंत में सभी को पता चल गया कि चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप कितना शक्तिशाली हो सकता है। करगथ लाइब्रेरी में इस जानवर के बारे में पढ़ी गई जानकारी को याद करते हुए जियान चेन ने सुनहरे रंग के सांप को अविश्वास की भयावह नजर से देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नहीं सोचा था कि उसे जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला जैसी वीरान जगह पर दुर्लभ सिल्वर धारीदार सुनहरा सांप मिलेगा। ये पर्वत श्रृंखला का बाहरी इलाका था, जहां पूरे तियान युआन महाद्वीप में एक भी सांप का मिलना मुश्किल था। कलाई के आकार के सांप पर ध्यानपूर्वक नजर डालते हुए जियान चेन को यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि वह एक चांदी धारीदार सुनहरे सांप के पास आ गया था। क्या बुरी किस्मत है, मैं ऐसी चीज कैसे देख सकता हूं। जियान चेन ने जल्दी से खुद को शांत किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी खुद को कोस रहा था। वह जानता था कि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक कितना भयानक हो सकता है, जबकि उसने असल जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। जियान चेन के लिए सिर्फ इसके बारे में पढ़ना ही यह समझने के लिए काफी था कि अपनी मौजूदा महान संत शक्ति के साथ सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से लड़ना बेहद मुश्किल था। जियान चेन ने अपने से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर खड़े सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को ध्यान से देखा। उसकी नजर सतर्कता से भरी हुई थी। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और सोचा कि जिस सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से उसका सामना हुआ वह कोई साधारण जादुई जानवर नहीं था। एक भी गलती आज उसकी जान ले सकती थी। ये निश्चित रूप से जियान चेन का सबसे खतरनाक सामना था जब से उसने जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया था। यह उस बिंदु तक था जहां उसे यकीन नहीं था कि वह इस जगह से जिंदा निकल पाएगा या नहीं। अगर यह कोई और शक्तिशाली जादुई जानवर होता जिसे जियान चेन हरा नहीं सकता था तो भी वह भाग सकता था। लेकिन जिस क्षण उसने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को पहचाना, उसने पहले ही ऐसी सभी धारणाओं को छोड़ दिया था। वह तेज था, भले ही वह सिर्फ अपने संत की ताकत पर निर्भर हो, वह एक वायुगुण अभ्यासी की गति को पार कर सकता था। हालांकि जियान चेन को यकीन था कि उसकी गति सांप की तुलना में अतुलनीय थी। वह सांप के जूते ले जाने के लिए भी योग्य नहीं होगा अगर उसके पास कोई जूता हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक सीधी रेखा में दौड़ते समय बहुत तेज था। हालांकि यह सबसे तेज जादुई जानवर नहीं था, लेकिन जब जमीन पर रेंगने वाले जानवरों की बात आई तो सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक शीर्ष 3 में था। जब मानवता की तुलना की जाती है तो जब तक आपके पास हवा का गुण न हो और आप सांप से कई रैंक ऊपर न हो, तब तक आप उससे आगे निकलने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होंगे।
सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को देखते ही कोई सीधी रेखा में भाग नहीं सकता, वरना एक मृत अंधी एकमात्र चीज होगी जो उनका स्वागत करेगी। मुझे नहीं पता कि यह सांप कितना शक्तिशाली है। अगर यह क्लास 1 जादुई जानवर है तो खतरा काफी कम होगा और मैं इसे मार सकता हूं। अगर यह क्लास 2 जादुई जानवर है तो मेरी जान को बड़ा खतरा होगा, लेकिन मुझे इससे बिना किसी परेशानी के भाग जाना चाहिए। जियान चेन ने बड़बड़ाया। अभी उसकी एकमात्र इच्छा ये थी कि सांप बहुत शक्तिशाली न हो, अन्यथा उसे नहीं लगता था कि वह यहां से जीवित निकल पाएगा। जब जियान चेन उस क्षण में अपने आप पर विचार कर रहा था तो सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक ने अचानक अपना मुंह खोला और एक ग्रे जहरीली धुंध उगल दी जो तेजी से जियान चेन के पास पहुंची। जैसे ही वह ऊपर तैरी, धुंध में मौजूद हर एक पौधा तुरंत मुरझाने लगा और यहां तक कि बड़े पेड़ भी स्पष्ट रूप से बदल रहे थे। एक पल में ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन तेजी से खत्म हो रहा था। जैसे ही ग्रे गैस करीब आई, जियान चेन के सिर में थोड़ा चक्कर आने लगा। उसी समय जियान चेन को लगा जैसे उसकी ताकत उससे बाहर खींची जा रही है। अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करते हुए जियान चेन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक अपने जहर से सीधे हवा को दूषित कर सकता है। अब उसे आखिरकार पता चल गया कि जहर कितना भयानक था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जहर आसानी से एक स्वर्ग संत मास्टर को मार सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने दांतों से अपनी जीभ को काट लिया। जीभ से होने वाले चुभने वाले दर्द ने आखिरकार उसे चक्कर आने से बचा लिया। उसके बाद वह और पीछे कूद गया और अपने चारों ओर अपनी सेंट फोर्स को प्रसारित करना शुरू कर दिया ताकि ताकत खत्म करने वाली सनसनी कम हो जाए। एक बार फिर खुद को शांत करते हुए जियान चेन ने एकाग्रता में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि उसने अभी तक सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से लड़ाई नहीं की थी और केवल उसके जहर का अनुभव किया था, जियान चेन यह अनुमान लगा सकता था कि यह सांप कम से कम क्लास 2 का जादुई जानवर तो था ही। जहरीले कोहरे को अपने करीब आते देख जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी सांस रोक ली। जहर से दूर भागते हुए उसके पैर जमीन पर फिसलने लगे। जैसे ही जियान चेन ने चलना शुरू किया, सांप भी चलने लगा। वह एक सुनहरी रोशनी की लकीर में बदल गया और जियान चेन की ओर उससे कई गुना तेज गति से उड़ने लगा। हालांकि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की चौड़ाई सिर्फ उसकी कलाई जितनी थी, फिर भी वह बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह जियान चेन के पास पहुंच गया और अपना मुंह खोलकर उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार था। ठीक उसी समय जब चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप जियान चेन की गर्दन में डसने वाला था, जियान चेन ने इस महत्वपूर्ण क्षण में अपना सिर झुकाया और पीछे की ओर हट गया। उसी समय उसके दाहिने हाथ में उसकी हल्की पवन तलवार चमक उठी। एक ही झटके में ब्लेड के पीछे एक चांदी की रोशनी आई जो सांप पर वार कर रही थी। तलवार क्यूई की बड़ी मात्रा के साथ पीछे छोड़ी गई तलवार का निशान चंद्रमा की तरह लग रहा था और एक चमकदार प्रभाव छोड़ रहा था। जियान चेन ने उस एक झटके में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लाइट विंड स्वॉर्ड को कोई बाधा नहीं मिली क्योंकि यह आसानी से सिल्वर धारीदार गोल्डन स्नेक की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जियान चेन के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वास्तव में उसका चेहरा काफी भद्दा दिखने लगा था क्योंकि उसकी तलवार सांप की पपड़ीदार त्वचा को भेद नहीं पाई थी। तराजू पर एक भी निशान नहीं देखा जा सकता था। क्या मजबूत बचाव है, जियान चेन ने हौंफते हुए कहा। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। अपनी साधना विधियों के कारण उसकी आक्रमण शक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी। हालांकि उसके पास सिर्फ एक महान संत की शक्ति थी, लेकिन उसका हमला एक संत गुरु से ज्यादा कमजोर नहीं था। लेकिन उसकी पूरी ताकत से किए गए हमले ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक पर एक भी निशान नहीं छोड़ा था। इस बिंदु तक जियान चेन को पता चल गया था कि यह सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक कम से कम एक क्लास 3 जादुई जानवर था, शायद एक क्लास 4 जादुई जानवर। यह ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसे जियान चेन बर्दाश्त कर सकता था। यदि यह एक साधारण श्रेणी 3 जादुई जानवर होता तो जियान चेन को इसे मारने के लिए थोड़ी अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, लेकिन सिल्वर धारीदार सांप का मूल्यांकन उसी तरह नहीं किया जा सकता था जैसे कि एक सामान्य जादुई जानवर का किया जा सकता है। अध्याय 90 आत्मा तलवार की जादुई शक्ति। जब जियान चेन चकित था तब सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का अनुपातहीन रूप से छोटा सिर उसके बड़े मुंह की तुलना में एक बार फिर मुड़ा और जियान चेन की गर्दन पर काट लिया। अपने तीखे नुकीले दांतों को लहराते हुए उसके मुंह से भूरे रंग की जहरीली धुंध की एक सतत धारा बह निकली। सांप के खुले जबड़े को अपनी ओर काटते हुए देखकर जियान चेन ने तुरंत अपना सिर एक तरफ झुका लिया ताकि वह जानवर के खुले मुंह से बच सके। इसके तुरंत बाद उसके उग्र कदमों ने उसे सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप की पीठ पर पहुंचा दिया। जियान चेन की हल्की पवन तलवार चमक उठी और उसने उसे एक बार फिर सांप के शरीर पर घुमाया, यह मानने से इनकार करते हुए कि यह प्रभावी होगा।
लाइट विंड स्वॉर्ड ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की त्वचा पर सटीक वार किया, लेकिन वह सांप के स्केल की पहली परत पर ही रुक गई और आगे नहीं घुस पाए। पतली सुनहरी त्वचा एक अभेद्य किले की तरह थी, जियान चेन के पूरे जोर के वार से भी उस पर कोई निशान नहीं रह गया। यह देखकर जियान चेन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसकी तलवार कितनी अप्रभावी थी, ये जानने के बाद उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के शक्तिशाली बचाव ने जियान चेन के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, क्योंकि सांप के शक्तिशाली बचाव के खिलाफ उसके सबसे मजबूत हमले एक बच्चे के खरोंच की तरह थे, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। जियान चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। तुरंत अपनी तलवार को याद करते हुए उसने जमीन से कूदने के लिए दोनों पैरों में ताकत जुटाए। इससे पहले कि सांप प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर पहले ही हवा में ऊंचा उठ चुका था। अपनी दिशा पाने के बाद उसने पेड़ की शाखाओं की शक्ति उधार ली और जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की खाई की ओर उड़ गया। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की मजबूत सुरक्षा को जियान चेन संभाल नहीं सकता था। जियान चेन सिर्फ इतना कर सकता था कि वह पहाड़ों की गहराई में भाग जाए, इस उम्मीद में कि कोई दूसरा मजबूत जादुई जानवर किसी तरह सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। यही एकमात्र तरीका था जिससे जियान चेन बच सकता था। हालांकि इस तरीके से बहुत बड़ा खतरा मोल लेना पड़ता, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जियान चेन को पता था कि जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में कई भाड़े के सैनिक हैं, जिनसे वह सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप को रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल थी और किसी अन्य भाड़े के सैनिक से मिलने की संभावना बहुत कम थी। जियान चेन हवा में उड़ गया, अपने दोनों ओर पेड़ की शाखाओं का उपयोग करके खुद को पर्वत श्रृंखला की दिशा में उछाल दिया। उसके ठीक पीछे सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक था जो उसका पीछा कर रहा था। उसकी जीभ लगातार ऊपर नीचे हिल रही थी। उसके शरीर का सीधा हिस्सा 6-7 मीटर लंबा था। सांप काफी लंबा था और उसके शरीर का आकार अभी तक पूरी तरह से नहीं देखा गया था। उस समय जियान चेन ने सांप की विशेषताओं को पूरी तरह से नहीं देखा था। हालांकि वह अनुमान लगा सकता था कि उसने अब तक सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को जो देखा था, उसके आधार पर यह कम से कम 50 मीटर लंबा था। जियान चेन इस आकार के पथ पर दौड़ता रहा और बाधाओं की तलाश करता रहा, इस उम्मीद में कि सिल्वर धारीदार गोल्डन स्नेक को रोका जा सकेगा। रॉर! अचानक पास में ही एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। उसके आने की आवाज तेजी से जियान चेन की दिशा में चली गई और कुछ ही देर बाद जियान चेन ने देखा कि एक 3 मीटर लंबा काला बाघ उसकी नजरों के सामने आ गया। बाघ की आंखों में एक अशुभ भावना चमक उठी जब उसने जियान चेन को देखा, लेकिन जैसे ही वह उस पर झपटने वाला था, 50 मीटर लंबा एक सुनहरा बेल जैसा शरीर उसके सामने आ गया। जैसे ही उसने सुनहरे सांप को देखा, ऐसा लगा जैसे काले बाघ को बिजली का झटका लगा हो। उसके शरीर के सारे बाल उड़ गए और उसकी आंखों की भयावह चमक पल भर में गायब हो गई। सांप को देखते ही भयावह चमक की जगह डरने ले ली। अब और रुकने की हिम्मत न करते हुए काला बाघ अपनी दुम को पैरों के बीच दबाकर भाग गया। यद्यपि रजतधारी स्वर्ण सांप एक सर्प था, लेकिन यदि उसे जादुई जानवरों की भीड़ में रख दिया जाए तो अधिकांश जादुई जानवर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस तरह की स्थिति पर्वत श्रृंखला में पहले भी कई बार हो चुकी थी। जियान चेन ने कई अलग अलग तरह के जादुई जानवरों का सामना किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप को देखने के बाद किसी को इतनी तेजी से पीछे हटते देखा था। ये काला बाघ बिना किसी आवाज के लगभग पेशाब कर चुका था, क्योंकि वह उदास होकर भागने लगा था। यहाँ एक भी जादुई जानवर नहीं था जो उसके पीछे सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप को भड़काने की हिम्मत कर सके। 1 घंटे बाद जियान चेन जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की खाई के करीब पहुंच चुका था। जंगल और भी हरा भरा होता जा रहा था, जिससे जियान चेन को अपने रास्ते में और भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। उसके ठीक पीछे सिल्वर धारीदार सुनहरा सांप लगातार उसका पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांप ने तय कर लिया था कि जियान चेन उसका शिकार है। बहुत सारे जादुई जानवरों के सामने आने के बावजूद उसकी नजर जियान चेन पर ही टिकी रही। फुफकार! सांप का सिर धुंधलेपन के साथ गायब हो गया और उसने एक बार फिर जियान चेन को काट लिया। जियान चेन लगातार अपने पीछे की स्थिति पर नजर रख रहा था और इसलिए जैसे ही उसने सांप को अपनी ओर बढ़ते देखा, उसके पैर उस मजबूत पेड़ की शाखा से हट गए जिस पर वह खड़ा था। अचानक बल ने उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे सांप चूक गया। बार बार जियान चेन सांप के हमलों को चकमा देता रहा। सिल्वर धारीदार सुनहरा सांप हर बार असफल होने पर और भी क्रोधित होता गया, क्योंकि उसकी आंखों में खतरनाक चमक बढ़ती गई। अचानक एक लंबी सुनहरी सांप की पूंछ ऊंची घास से तेजी से जियान चेन की ओर उड़ी। जियान चेन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने देखा कि पूंछ उसकी ओर आ रही है।
अपने बगल में मजबूत पेड़ की शाखा को देखते हुए वह तुरंत कूद गया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्थान से दूर चला गया। फिर उसका पूरा शरीर घने पत्तेदार शाखाओं वाले एक बड़े पेड़ की ओर उड़ गया। सांप की पूंछ ने तुरंत अपना कोण बदला और तेज रफ्तार से जियान चेन पर झपटा। उसने तुरंत जियान चेन को पकड़ लिया और उसकी कमर को कसकर लपेटना शुरू कर दिया। जैसे ही पूंछ उसकी कमर के चारों ओर लिपटी, जियान चेन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्की हवा की तलवार चमकने लगी, तुरंत पूंछ पर वार करने लगी। लेकिन क्योंकि बाहरी तराजू बेहद सख्त थे, जियान चेन की तलवार ने कोई निशान नहीं छोड़ा। उस समय एक बदबूदार गंध फैली और सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का मुंह, जो उसके शरीर से भी बड़ा था, दिखाई दिया। एक झटके में वह जियान चेन की गर्दन की ओर उड़ गया और उसे जकड़ने ही वाला था। खुद को तैयार करने के लिए कोई समय दिए बिना जियान चेन ने तुरंत घबराकर अपनी हल्की पवन तलवार सांप के मुंह पर फेंक दी। लेकिन सांप चालाक था और उसने तलवार को चकमा देने के लिए अपना सिर घुमाया। इसके बाद सांप ने अपने जबड़े चौड़े किए और अपने तीखे नुकीले दांतों को जियान चेन के बाएं कंधे में गहराई तक गड़ा दिया। अपने बाएं कंधे में तीव्र दर्द महसूस करते हुए जियान चेन के चेहरे से खून बह रहा था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का जहर बहुत तेज था और एक बार काटने के बाद एकमात्र मारक सांप का जीवन रक्त था। कोई अन्य तरीका नहीं था, यहां तक कि एक रेडियंट सेंट मास्टर भी इसका इलाज करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन चांदी धारी वाले सुनहरे सांप के शल्क कितने मजबूत थे कि जियान चेन की वर्तमान ताकत के लिए उन पर निशान भी छोड़ना संभव नहीं था। खून प्राप्त करने के लिए उन्हें पार करना तो दूर की बात थी। सांप को अपने कंधे पर कसकर दंसते देख जियान चेन एक पल में और भी घबरा गया और उसका हाव भाव पागल हो गया। इस मनस्थिति से प्रभावित होकर जियान चेन की आत्मा अभूतपूर्व रूप से सक्रिय हो गई, क्योंकि उसके मन में उसके आसपास के दृश्यों की धुंधली तस्वीर उभर आई। हालांकि यह भावना बहुत ही कमजोर थी। अगर जियान चेन इसे जानबूझकर महसूस नहीं कर रहा होता तो वह कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। हालांकि चूंकि उसकी भावनाएं वर्तमान में बहुत उत्तेजित थीं, इसलिए उसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। आह! जियान चेन आसमान में चिल्लाया। बिना इस बात की परवाह किए कि वह सांप की सुरक्षा को तोड़ सकता है या नहीं, उसने हल्की हवा वाली तलवार को हवा में ऊपर उठाया और फिर तलवार को नीचे की ओर घुमाया ताकि उसका सिर काट सके। जिस क्षण लाइट विंड स्वॉर्ड नीचे आया, ऐसा लगा जैसे जियान चेन की आत्मा उसके हाथ में मौजूद तलवार से जुड़ गई हो। ऐसा लगा जैसे दोनों पूरी तरह से एक हो गए हों, बिना किसी भेद के। यह मिलन इतना सहज था कि इसने उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना पैदा कर दी, जैसे कि उसकी तलवार उसकी आत्मा थी और उसकी आत्मा उसकी तलवार थी। उसी समय उसके डेंटियन के भीतर नीला और बैंगनी रंग की चमक टिमटिमाने लगी, क्योंकि इन दो प्रकाश बिंदुओं से एक कमजोर प्रकाश किरण उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। जबकि जियान चेन खुद इस बात से अनजान था, किरणें पहले ही उसके सिर से फैलनी शुरू हो गई थीं। शिंग! जियान चेन के हाथ में तलवार से जोरदार आवाज निकली, क्योंकि तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा ने तलवार को पूरी तरह से घेर लिया था। इस बार तलवार क्यूई ऐसा लग रहा था जैसे तलवार पर घना कोहरा छा गया हो। अंदर का ब्लेड स्पष्ट था, जिससे उसे देखना मुश्किल हो रहा था। डिंग! लाइट विंड स्वॉर्ड ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के सिर पर बुरी तरह से वार किया। हल्की सी आवाज आई। इस बार मजबूत तलवार क्यूई ने तलवार को सुपर मजबूत रक्षात्मक सांप के तराजू की पहली परत को काटने की अनुमति दी थी। तुरंत सांप के सिर के ऊपर एक गहरा घाव दिखाई दिया और घाव से ताजा खून बहने लगा। हिस! सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक दर्द से फुफकार उठा। जियान चेन के कंधे पर उसका दंश ढीला पड़ गया और वह उससे दूर सरक गया। उसकी आंखें जियान चेन पर टिकी हुई थीं और वह बार बार अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकाल रहा था। सांप के सिर पर खून से सना घाव देखकर जियान चेन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। तो ऐसा लगता है कि आत्मा तलवार सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप की सुरक्षा को भेद सकती है। जियान चेन ने मन ही मन खुशी मनाई। उसके जानबूझकर नियंत्रण में तलवार और उसकी आत्मा एक साथ जुड़ गई थी ताकि तलवार आत्मा बन जाए और आत्मा तलवार बन जाए। इस तरह के चमत्कारी सम्मिलन ने जियान चेन को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये तलवार उसका जीवन, उसकी आत्मा थी। जैसे जैसे जियान चेन की तलवार और उसकी आत्मा के बीच संबंध गहरा होता गया, उसकी हल्की पवन तलवार के चारों ओर हिंसक तलवार क्यूई और भी तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार क्यूई की यह बड़ी मात्रा पूरी तरह से उसकी आत्मा द्वारा नियंत्रित थी। इस तरह की रहस्यमयी अनुभूति का अनुभव न होने के कारण जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। तलवार जो पूरी तरह से स्वॉर्ड क्यूई से ढकी हुई थी, जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि हवा में अजीब तरह से लटकी रही। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी
और आखिरकार जियान चेन की नाक के स्तर पर उससे 1 मीटर की दूरी पर रुक गई। तलवार की नोक सीधे सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की ओर इशारा कर रही थी। शिंग। प्रकाश पवन तलवार के भीतर से एक स्पष्ट खींची हुई तलवार की चीख सुनाई दी।